अगला जो है सेल एंड थोड़ा वॉल्यूम कम कर देना, सेल एंड टिश्यू। सेल जो है उसके बारे में कल हमने स्टार्ट किया था, बेसिक स्ट्रक्चर है। कुछ जो मोटी बातें हमने पहले पढ़ी, उसमें एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, इसके अलावा जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्या रोल है या वो कैसे बनी, होम्योस्टेसिस क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, सेल को समझना है तो उससे पहले कुछ खास बातें, कुछ मोटी मोटी बातें हम सीखते हैं। जैसे आपने कभी पहले सेल को पढ़ा हो तो दो वर्ड आपने सुने होंगे, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। क्या मतलब है? अगर अपन इसको एक शब्द में समझे, मैं आपको पूछूंगी व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट। दोनों ही सेल है, एक को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, एक को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो दोनों के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है? एनी नॉज है? न्यूक्लियर, न्यूक्लियस होता है इसमें है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक में नहीं होता है। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर ए न्यूक्लिएटेड, ऐसा बोल रहे हो हैं? यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, इसमें नहीं होता है, ऐसा बोल रहे हो? मेरी बॉडी में जो सेल है वो ये है कि ये है, तो उसमें सभी में न्यूक्लियस है, ऐसा कह रहे हो? तो नहीं है, तो फिर ये तो डिफरेंस है ही नहीं। ऐसी कोई प्रोकैरियोटिक सेल नहीं होती है जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी कोई सेल नहीं होती है। ऑल सेल है न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस में फर्क है, वो क्या है बाद की बात है, हम इतना डिफ्रेंशिएट करते ही नहीं है। मैं तो इससे भी मोटा मोटा पूछ रहा हूँ, ये तो एक सेल के अंदर की बात बता रहे हैं हम। एक सेल है उसमें न्यूक्लियस, एक्चुअली में न्यूक्लियस का डिफ्रेंशिएशन क्या है कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बिना कवरिंग का न्यूक्लियस होता है, जैसे बिना धोती का न्यूक्लियस होता है, मैं ऐसा बोलता हूँ। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल कवर्ड न्यूक्लियस होता है, एनवलप्ड इन कवर्ड न्यूक्लियस होता है। लेकिन हम इतने मोटे डिफरेंस नहीं पूछ रहे हैं, तो बहुत गहरी बातें बोल रहे हो। हम बोल रहे हैं सुपरफिशियल कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, एक ही बार में मैं कैसे पहचान लूं? एक मोटा डिफरेंशिएशन, ये किन किन में पाई जाती है और ये किन किन में पाई जाती है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये प्लांट्स में होती है, ये वाली, ये प्लांट्स में होती है। सबसे खोटा जवाब है। देखो बहुत बेसिक कंसेप्ट सुनो, कैसे पहचानते दोनों को। अगर कोई सेल आपको नैग डाई से दिखती है, सेल से बना हुआ प्रोडक्ट नैग डाई से दिखता है, तो वो है, जो दिखता है वो है। यू मतलब सत्य, यू वर्ड जहां पे बनता है, जैसे यूटोसिया, यूफोरिया, यू वर्ड का बेसिक मतलब होता है सत्य, सच्चा, है ना। तो एक ऐसा सेल जिससे बना हुआ प्रोडक्ट है, वो तो यूकैरियोटिक सेल का बना हुआ है। और एक ऐसा प्रोडक्ट जो सेल से बना हुआ तो है पर दिखता नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक है। जैसे बैक्टीरिया और मैं अगर दिख रहा हूं तो मैं बैक्टीरिया नहीं हूं, है कि नहीं है? तो इसका मतलब मैं किसका बना हुआ हूं? समझ रहे बात को? प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जो दिखते हैं, जैसे बैक्टीरिया में दिखते नहीं है। प्रोकैरियोटिक सिंगल सेलुलर भी होते हैं, एक सेल के बन जाते हैं। मैं एक सेल से बन सकता हूं क्या? नहीं, एक सेल से तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब हम जो ह्यूमन बींग्स वाली सेल पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं सेल को पढ़ूंगा तो हम कौन सी सेल को पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक सेल को। ये तो एक मोटा और बेसिक डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसका कोई अस्तित्व है, जैसे प्लांट है उसमें भी यूकैरियोटिक सेल ही है, क्योंकि प्लांट दिखता है, पौधा दिखता है आपको, पौधा है हमारे यहाँ पे, कहाँ है? वो दिखता नहीं है, तो फिर पौधा नहीं है। दैट इज समथिंग लाइक दैट। इफ इट इज प्रेजेंट इट इज यूकैरियोटिक। और इनमें दो मेजर डिफरेंस ये होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। वी आर एनिमल्स, वी आर नॉट प्लांट। तो सेल वॉल का डिफरेंस होता है। वी हैव सेल मेम्ब्रेन, नॉट सेल वॉल। प्लांट सेल के पास में सेल वॉल भी होती है जो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। ये बाद की बात है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी कुल्हाड़ी चला सकता है, तो उसको चाहिए प्रोटेक्शन। लेकिन मैं अगर कोई आपको ये पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक इज द सेल दैट कैन बी सीन विद नेक्ड आई, प्रोकैरियोटिक इज द सेल दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, सो नीड ऑफ माइक्रोस्कोप। हालांकि हमारी भी सिंगल सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, लेकिन बहुत सेल से मिलकर कोई प्रोडक्ट बनता है, वो दिखता है। अब मैं क्या हूं? तो मैं सेल ही तो हूं। हाँ, ये अलग बात है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया हमने, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का बेस क्या है? सेल। तो मेरा पूरी बॉडी किससे बना हुआ है? सेल से।
चाहे मेरा नेल हो, चाहे मेरा हेयर हो, चाहे मेरा ये फिंगर हो, कोई भी ऑर्गन, कोई भी स्ट्रक्चर है वो बिना सेल के नहीं बना हुआ है, ऐसा नहीं है, सभी में सेल है। तो ये वो स्ट्रक्चर्स होती है जो सेल है और जिसका अस्तित्व है, हम इसी के बारे में यहाँ पढ़ने वाले। अब एक और मेजर डिफरेंस, सेल जो है वो क्यों है हमारे अंदर, जैसे मेरे अंदर यूकैरियोटिक सेल है तो क्यों है, वाई आई हैव सेल, वन को 2 सेल बनाना, ठीक है, वो तो इसका आगे जाके काम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर सेल है तो क्यों है, ताकि मैं जिंदा रहूं। सेल ही नहीं होगी तो मैं क्या होऊंगा, समझ पा रहे हो पॉइंट को। मेरे अंदर सेल है, सेल क्यों है, क्योंकि मैं हूं, और मैं ही नहीं हूं तो सेल हूं क्या, तो सेल हूं तो कौन हूं, मैं हूं, और मैं हूं तो कौन हूं, सेल ही मैं हूं और मैं ही सेल हूं। इसका मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिविंगनेस तभी है जब सेल है। मैं सेल से ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूं इस सिस्टम को, क्योंकि ये है तभी ये सिस्टम है, यही नहीं है तो सिस्टम ही खत्म है, बात ही खत्म, कहानी खत्म। तो मैं हूं क्योंकि सेल है तो मैं हूं। इसका मतलब हमारा जो लाइफ का साइकिल है, लिविंग प्रोसेस कहते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, लिविंग प्रोसेस। ये लिविंग प्रोसेस किससे स्टार्ट होता है, सेल से। एक बच्चा पैदा हुआ, मदर के वूम से बाहर आया, बहुत सारी सेल लेके आया, लेकिन उसका जो लाइफ का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था ना, वो सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ, ओवा और स्पर्म फ्यूज हुए और एक सेल बनी। तो किसी दिन हम में से सारे लोग एक सेल थे, लेकिन वहां से वो लिविंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। और वो लिविंग जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि 2 सेल से एक सेल बना, उस एक सेल से फिर क्या शुरू हुआ मामला, 2, फिर 1 का 2, 1 का 2, पहले क्या हुआ था 2 का 1, तब एक सेल बना, और फिर उसके बाद में जिंदगी अलग डायरेक्शन में चली, और 1 का 2 होता गया, 1 का 2 होता गया, 1 का 2 होता गया, और इस 1 के 2 के होते 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 क्या हो गया, पूरा ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो कहने का मतलब है ये जो चल रहा है ये क्या हो रहा है, ग्रोथ। क्या होता है, तो एनीथिंग दैट मेड अप फ्रॉम सेल हैव ग्रोथ। दिस इज वन इंडिकेशन कि आई हैव सेल, क्योंकि मेरा क्या हो रहा है, एक छोटा बच्चा पैदा होता है लेबर रूम में, लंबाई कितनी होती है 50, कितनी होती है 50 सेंटीमीटर, और हम सभी जब पैदा हुए थे तो हमारी लंबाई ये थी 50, हम सभी एट बर्थ जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 50। लेकिन आज हम सभी को मेजर किया जाए तो किसी का भी सेम लेंथ नहीं निकलेगा। हम सभी को, इस क्लास में बैठे हुए जितने भी बच्चे, सबको अपन मेजर कर लें तो 1-1 सेंटीमीटर का ही फर्क आओ, लेकिन फर्क आएगा, क्योंकि वी आर नॉट इक्वल। क्योंकि हमारे अंदर जो डिफरेंशिएशन हुआ था वो इस प्रोसेस में हुआ था, सेलुलर प्रोसेस में, लिविंग प्रोसेस में। तो लिविंग प्रोसेस जो होता है या लिविंग थिंग होती है, उसके लिविंग होने का पहला इंडिकेशन क्या है, ग्रोथ। ये जो चीज है ना, ये सेल नहीं है। क्यों, इसको जब बनाया जिसने, इसने इसको जितना लंबाई दे दिया, जितना ऊंचाई दे दिया, ना तो ये छोटी हो सकती है उससे, ना ये बड़ा हो सकता उससे। और इसको मैं 15 साल भी यहां रखूं तो इतना ही रहेगा, और मेरे बच्चे पैदा होकर पढ़ाने लग जाएंगे, ये इतनी रहेगी। जिस बच्चे का भी कोई अस्तित्व तो नहीं है, और मेरा एक स्पर्म जाके किसी ओवा से टकरा के एक बच्चा पैदा हो जाए, वो बड़ा भी हो जाए और वो आके पढ़ा भी देगा, और आपके सबके बच्चे आके बैठ के पढ़ने भी लग जाएंगे, तब भी वो इतना ही रहेगा। तो इसका क्या नहीं हुआ, ग्रोथ नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये सेल नहीं है, ये नॉन लिविंग है। तो किसी भी सेल में लिविंग प्रोसेस इंडिकेट करता है कि वो सेल है। तो सेलुलर लेवल पे सबसे पहला काम क्या होता है कि कोई भी सेल है उसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है। सिर्फ ग्रोथ ही नहीं होती है, उसमें डेवलपमेंट भी होता है। आज आपने जहां पे भी अपना ट्रेनिंग किया है, आप सेल तो है और आपकी ग्रोथ हो रखी है, लेकिन आपका जो अभी एग्जाम, आज मैंने नॉर्थ सेट के एग्जाम में आपको बिठाऊं तो आज आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि आपका डेवलपमेंट नहीं हो रखा उस एग्जाम के लिए। तो आपने क्या किया, आप एक सेल हो, सेल आके बैठी है यहाँ पे, और एक दूसरी सेल है जो उस सेल को अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करिए, ताकि उसका क्या हो जाए, उस लेवल तक डेवलपमेंट हो जाए। इसको डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं। ग्रोथ एक डिफरेंट प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक डिफरेंट प्रोसेस है। डेवलपमेंट में क्या होता है, आपका माइंड मेकअप होता है, आपके न्यूरॉन, आपका ब्रेन बनता है। आपके ब्रेन में वो बातें नहीं है जो एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके दिमाग में चाहिए होती है। आप यहाँ बैठेंगे, रोज 6 घंटे बैठेंगे, रोज सुनेंगे, समझेंगे, फिर उस चीजों को, समझी हुई चीजों को पेपर पे करने का प्रयत्न करेंगे। एक बार गलत होगी, एक बार सही होगी, गलत होगी, गलत होगी, सही होगी, गलत होगी, ऐसा करते करते आपका क्या हो जाएगा। तो सेल के अंदर एक प्रोसेस है
जिंदा सेल में एक प्रोसेस होता है कि उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो सेल के अंदर एक प्रोसेस होता है कि उसकी ग्रोथ होती है, सेल में दूसरा प्रोसेस होता है उसमें डेवलपमेंट होता है, सेल के अंदर तीसरा प्रोसेस। मैंने बोला ए कुर्सी, कोई रेस्पॉन्ड नहीं, लेकिन बोला आपका नाम क्या, तुरंत रेस्पॉन्ड। क्यों? क्योंकि वी आर रेस्पॉन्ड। जिंदा सेल होती है ना, वो रेस्पॉन्ड करती है, ये रेस्पॉन्ड नहीं करेगी। आप कुछ भी बोल दो, उसको गाली दे दो कुछ, क्योंकि इसके अंदर सुनने का, समझने का, सोचने का प्रोसेस नहीं है। लिविंग सेल में रेस्पॉन्स होता है। लिविंग सेल को स्टिमुलस दो, मैंने इसको कुछ किया तो इसने कोई रिएक्ट नहीं किया, और आप में से किसी के भी मैं ऐसे करूं तो आप ऐसे करोगे, क्योंकि आपके अंदर स्टिमुलेशन के खिलाफ रेस्पॉन्ड है, आप स्टिमुलस के खिलाफ अपना एक्शन देते हो। कोई भी सेल जिंदा है, लिविंग सेल है, इसका मतलब उसमें स्टिमुलेशन देने पे एक्सपेंड। जो भी लिविंग प्रोसेस है उसमें मेटाबॉलिज्म होता है। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो खाना नहीं खाता है। ये कुर्सी है बेचारी, कभी भी कुछ नहीं खाती है, जब से इसको लाके रखा है कोई खर्चा नहीं। अब इसके ऊपर एक बार खर्चा लगाया, अब इसके बाद में इस पे खर्चा रोज करने का जरूरत, और हम जब से पैदा हुए तब से पेरेंट्स खर्चा किए ही जा रहे हैं, और रोज ही कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। क्यों? हम जिंदा है इसलिए कर रहे हैं, हम जिंदा ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे? तो इस पे खर्चा नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर है। तो लिविंग सेल जो होती है उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। लिविंग सेल इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। सेम मेरे जैसा मैं पैदा करने की औकात रखता हूं। ये कुर्सी जैसी कुर्सी पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, रिप्रोडक्शन का पावर नहीं। ही कैन नॉट प्रोड्यूस हिमसेल्फ। एक बार पूछा हुआ सवाल, लिविंग प्रोसेस में क्या चीज होती है, एक को छोड़ के उसमें 4 बातें लिखी हुई होती है, जिसमें ग्रोथ वर्ड आएगा, जिसमें डेवलपमेंट वर्ड आएगा, जिसके अंदर नॉन रिप्रोडक्शन आएगा, जिसके अंदर आपका जो है मेटाबॉलिज्म आएगा। तो नॉन रिप्रोडक्शन आंसर गलत है, क्योंकि रिप्रोडक्शन होता है। ये मैं पॉइंट इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एग्जाम का ही सवाल है और एम्स नहीं पूछा है कि लिविंग प्रोसेस क्या है। ये कोई अलग से टॉपिक नहीं पढ़ते हम। लिविंग प्रोसेस का मतलब है कि एक बहुत बेसिक टर्म से ये सवाल बना हुआ है। लिविंग प्रोसेस का मतलब है कि कोई भी आदमी जो यूकैरियोटिक सेल को लेके घूमता है वो जिंदा है, और जिंदा है तो उसकी जिंदगी में ये चीजें सारी आएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को पहले हम पढ़ते हैं। सेल को पढ़ने से पहले लिविंग प्रोसेस जो होते हैं, इस लिविंग प्रोसेस में सबसे पहले लिख दीजिएगा, देयर आर सम पैरामीटर that define living process. There are some parameters that define living process. यहां पे कुछ पैरामीटर है जो लिविंग प्रोसेस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जिसमें पहला पैरामीटर कौन सा है, ग्रोथ। सबसे पहला पैरामीटर है जो लिविंग प्रोसेस को डिफाइन करता है, उसको मैं क्या बोलता हूं, ग्रोथ। इसमें लिख दीजिएगा, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म are capable to grow, this occur due to cell division, सेल डिवीजन की वजह से होता है। डिवीजन भी मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। एवरी लिविंग प्रोसेस आर कैपेबल टू ग्रो, every living organism are capable to grow, and why it is growing, due to cell division की वजह से वो क्या करता है, ग्रो करता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैपेबल है ग्रोथ के लिए। और ग्रोथ कैसे होती है, सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन किस प्रोसेस का होता है, माइटोटिक। हमारे 2 डिवीजन होते हैं, मियोटिक, माइटोटिक, आगे मैं समझाऊंगा। लेकिन नॉर्मली सेल का डिवीजन हमारी बॉडी में जो होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक मतलब 1 का 2। हमारी बॉडी हर एक सेल 2 सेल्स में कन्वर्ट होती है, माइटोटिक डिवीजन। सेल के अंदर वही कहानी चलती है जो नॉर्मल हमारी जिंदगी में कहानी चलती है। जैसे देखो, एक पिता है, 2 बच्चे हैं। अब ये जो 2 बच्चे हैं, अब ये पिता है, 2 बच्चे हैं। अब ये 2 बच्चे हैं, ये पिता है, 2 बच्चे, ये पिता है,
2 बच्चे, ये पिता है, 2 बच्चे, ये पिता है, पहले वाले का अस्तित्व खत्म है, तो हम कहते हैं 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। इस प्रोसेस में चलता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा 1 से 3, 3 से 9, ऐसे नहीं होता है। 1 से 2, फिर 2 से, 1 से 2, फिर 2 से, 1 से 2। प्रोसेस तो यही है कि 1 से 2 है, फिर 1 से 2 है, फिर 1 से 2 है, फिर 1 से 2 है। लेकिन हम ओवरऑल बोले तो 1 से 2, फिर इस 1 से 2 नहीं, 1 से 2 तो 2 का 4, फिर इस 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 तो 4 का 8। समझ रहे बात को? तो हर एक से क्या बनेगा? 2 पहले वाला खत्म, 1 से 2 पहले वाला खत्म, हर एक से 2, ऐसे हमारी बॉडी ग्रो करती है। तो हमारी बॉडी में ग्रो एक सिमेट्रिकल प्रोसेस में होती है, इसलिए हमारा बॉडी सिमेट्री में बढ़ता है। आपने देखा होगा हमारी बॉडी में उबड़ खाबड़ ग्रोथ नहीं है, क्योंकि सिमेट्री होगी तो उबड़ खाबड़ ग्रोथ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम हमारे इस हाथ की लंबाई को मेजर करें और इसकी लंबाई को मेजर करें तो एक सिमेट्रिकल ग्रोथ है। अब इसको कौन मेजर करता होगा? कोई नहीं करता है, लेकिन इसकी ग्रोथ सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि प्रोसेस ऐसा ही है कि 1 से 2 बनेगा तो सिमेट्रिकल ही होगा, तो ग्रोथ हमेशा सिमेट्रिकल पैटर्न में होती है। तो हमने बोला एवरी सेल, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू ग्रो एंड दिस अकर ड्यू टू द सेल डिवीजन एंड दिस डिवीजन इज नॉन एज माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन, 1 से 2 वाला विभाजन। दूसरा होता है डेवलपमेंट। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी सिर्फ ग्रोथ ही नहीं होती है, उसका क्या होता है? डेवलपमेंट। हालांकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीडियाट्रिक में हम बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ इसको डिफाइन कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में दोनों चीजें होती है। डेवलपमेंट मेनली किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? हैं? किस पे डिपेंड करता है डेवलपमेंट? ब्रेन पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिपेंड ऑन ब्रेन। डेवलपमेंट होता है ब्रेन का डेवलपमेंट, मेनली डिपेंड्स ऑन ब्रेन। ब्रेन में क्या होता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन का क्या होता है? माइलिनेशन। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके न्यूरॉन का क्या होता है? तो माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन। माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन, ये भी एक बड़ा टर्म है, न्यूरॉन का माइलिनेशन। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक सिंपल तरीके से सुनो। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा पैदा हो गया, पैदा होते ही वो बोलता नहीं है। बोलना कब सीखता है वो? जनरली ऐसे मन से कुछ भी बोल सकते हो, मतलब आप अपनी मर्जी से, आपको लगे 1 साल पे बच्चा, आपका कहना है, बोलना सीख जाता है। इज इट ट्रू? मतलब 11 महीना और 29 दिन तक तो बोला ही नहीं, और 30वां दिन 12 महीना का होते ही बोलेगा पहले दिन, मैं अब आज से बोलना शुरू करता हूं। ऐसा होता है क्या? कुछ अलग होता है? पहले एक एक वर्ड बोल रहा है, एक मतलब ऐसे माँ, ऐसे बोलता है कि सबसे पहले माँ बोल दिया, दूसरे दिन कल पापा की बारी है, दूसरे दिन पापा बोला, फिर नाना जी बोला, ऐसे 3 दिन में 3 वर्ड बोल देता है। ऐसा भी नहीं? अच्छा, तो ये तो हम पीडियाट्रिक में बताएंगे आपको, ये तरीका नहीं है। कोई भी चीज ग्रेजुअली होती है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा 1 साल पे जाके ही कुछ बोलेगा। इट स्टार्ट्स टू स्पीक एट द एज ऑफ 3 मंथ एंड दैट इज कूज साउंड। ए आयो, ये आयो, ये, ऐसे छोटा बच्चा करता है इनिशियली, पहला वर्डिंग यही होता है उसका, लेकिन वो तो पूरा हम समझाएंगे। लेकिन मेरा यहाँ बताने का पर्पज है कि एक बच्चा बोलना सीखने का मतलब होता है एक साधारण सा वाक्य बोल दे कि मैं स्कूल जा रहा हूं, राम घर आ रहा है, ये बोलना कहता हूं मैं। बाकी तो माँ पा टा ए कोई बोलना नहीं है, मतलब दिस इज पार्ट ऑफ बोलना, बट इज नॉट बोलना। हमारे हिसाब से बोलने का मतलब है 2 साल की उम्र पे जाके बच्चा एक सिंपल सा सेंटेंस बोल देता है। क्या बोल देता है? एक सिंपल सेंटेंस, जो भी उसको बोलना है, राम घर चल, ये 2 साल पे बच्चा बोल सकता है। ही इज कैपेबल टू कि राम घर चल, ठीक। लेकिन ये 2 साल की उम्र पे बच्चे ने बोलना सीख तो लिया, लेकिन उसको बोलना क्या है, किससे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सीखने में पूरी जिंदगी लगती है। उसको डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब मेरा बॉडी का ग्रोथ इतना हो जाता है कि मैं 2 साल में कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ भी बोलने में क्या बोलना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? डेवलपमेंट, आपका माइंड मेकअप। एग्जाम में आप जाते हो, एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है, आप सभी लोग एग्जाम में आंसर करते हो, लेकिन सबका आंसर एक जैसा नहीं होता ना, इसलिए नंबर एक जैसे नहीं आते हैं। सबका आंसर थोड़ा थोड़ा अलग होता है। आपके आंसर में डिफरेंट चीज क्या है?
आपका माइंड डिफरेंट है। आंसर तो एक ही है उस सवाल का, और सभी जवाब दे रहे हैं, लेकिन सभी के जवाब देने में अंतर क्यों है? क्योंकि आपका डेवलपमेंट ब्रेन जो है वो आपका अलग अलग उसको सवाल को लेता है और आपका जवाब अलग अलग निकलता है, आपको अलग अलग समझ में आ रखा है सवाल। ये है ब्रेन। तो इस ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? न्यूरॉन के माइलिनेशन के ऊपर। हाउ मेनी न्यूरॉन्स वी हैव एंड किस न्यूरॉन के ऊपर कितनी माइलिन शीथ बनी है, कितने न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ बनी हुई है, वो हमारी स्किल और कैपेसिटी डेवलप करती है बोलने की। तो मैंने यहाँ पे बोला कि डेवलपमेंट इज मेनली डिपेंड ऑन ब्रेन एंड माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन causes such kind of development and it is a lifelong process। जिंदगी भर हम ये करते रहते हैं। जैसे मैं आज जैसा बोल सकता हूं ऐसा मैं 10 साल पहले नहीं बोलता था, और आज के 10 साल बाद में मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मेरा और माइंड सेटअप होगा, मैं अलग तरह का बोलूंगा। आप भी आज जिस माइंड सेटअप के साथ में हो वो आज की भाषा है, आज के 10 साल बाद में आप अलग लेवल पे होंगे। समझ बात को? ये माइंड का एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है। ठीक, तो हमने बोला डेवलपमेंट इज मेनली डिपेंड ऑन ब्रेन। तो लिविंग प्रोसेस के पास में सबसे पहला तो क्या था? उसका ग्रोथ होता है। फिर लिविंग प्रोसेस का टाइम के साथ में क्या होता है? डेवलपमेंट। लिविंग प्रोसेस का टाइम के साथ में क्या होता है? लिविंग प्रोसेस वो होता है जो क्या करता है? रेस्पॉन्ड करता है। मैंने अभी बोला कि वो क्या करेगा? रेस्पॉन्ड। किसका? स्टिमुलाई का, स्टिमुलाई का रेस्पॉन्ड। एनी लिविंग सेल, एनी लिविंग सेल गिव रेस्पॉन्स, gives response to stimuli, response to stimuli। कोई भी लिविंग सेल किसी भी स्टिमुलाई को देने पे उसका क्या करती है? रेस्पॉन्ड करती है। अगला 4th पॉइंट, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, बिना खाए कोई सेल सर्वाइव नहीं कर सकती। एनी लिविंग सेल, लिविंग सेल needs food for metabolism so it can survive। अच्छा, आपने खाना नहीं खाया तो मेटाबॉलिज्म होगा क्या? जैसे हमने एक दिन खाना नहीं खाया तो हमारा मेटाबॉलिज्म होगा कि नहीं होगा? मेटाबॉलिज्म फिर भी होगा। तो फिर मेटाबॉलिज्म किसका होगा? जो आपकी बॉडी में पहले से स्टोर है। जो भी स्टोर है वो टूटने लगेगा। आपने 10 दिन भी नहीं खाएगा तो भी टूटेगा, जो स्टोर है वो टूटेगा। फैट पहले दिन नहीं टूटती है। आपका लीवर जो होता है ना, बहुत सामान स्टोर करके रखता है, और जैसे ही आपने बाहर से लेना बंद कर दिया तो लीवर में से सामान को उठाया जाता है। लीवर में ग्लूकोज, ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर रहता है। मेरी बॉडी की सेल जो होती है ना वो क्या खाती है? ग्लूकोज, उसके अलावा वो कुछ नहीं खाती है। और ग्लूकोज की जो फॉर्म स्टोर रहती है वो फॉर्म होती है ग्लाइकोजन। लीवर के पास में ग्लूकोज किस फॉर्म में? तो क्या किया जाएगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस किया जाएगा। ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज बना के सेल को खिलाया जाएगा, क्योंकि बाहर से खाना नहीं आ रहा है। जब लीवर का स्टोर खत्म हो जाएगा, पूरा ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट अब रहा ही नहीं है बॉडी में, तब आदमी की क्या टूटने लगती है? फैट टूटने लगती है। आपने देखा होगा कोई भी आदमी जो भूख हड़ताल पे चला जाता है, जैसे सरकार ने कोई बिल पास किया और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं जाके जो है संसद भवन के बाहर बैठ गया कि हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, और ऐसा करके मैंने झंडा गाड़ के बैठ गया और आमरण अनशन लिख दिया मैंने। जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता हूँ तब तक अन्न का सन करता हूँ और खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा करके मैंने बोल दिया। देश का नागरिक हूँ और सरकार को चाहिए कि मैं जिंदा रहना चाहिए, और मैं मर गया तो सरकार के गले में आ जाती है। तो मेरे वहाँ पे बैठने पे सरकार की तरफ से एक डॉक्टर आएगा, रोज मुझे चेक करेगा, और वो क्या चेक करेगा? वो चेक करेगा मेरी बॉडी में कीटोन। क्या चेक करेगा? कीटोन। एक्चुअली में क्या होता है, जब तक मेरे पास में कार्बोहाइड्रेट है तब तक फैट नहीं टूटेगी, फैट नहीं टूटेगी तब तक कीटोन नहीं बनेंगे, और कीटोन नहीं बनेंगे तो बॉडी से कीटोन बाहर नहीं आएंगे। तो वो आएंगे, मेरे यूरिन का सैंपल लेंगे और उसमें कीटोन चेक करेंगे स्टिप टेस्ट से। अभी तक नहीं आया, ठीक है, तुम कल तक तो जिंदा रहोगे। वो चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। जैसे ही कीटोन आने लगता है तो कहते हैं अब भूख हड़ताल का इनकी बॉडी पे असर होने लगा है, स्टारवेशन जो होता है उसका असर होने लगा है। तो जैसे कीटोन आने लगेगा वो क्या करेंगे? आपको उठा के गाड़ी में डालेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे और वहाँ ले जाके ग्लूकोज लगाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में फैट टूटने लग गई है। तो आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाएगा ताकि आपके कीटोन बनने बंद हो। आप विरोध करेंगे तो भी वो ले जाएंगे, क्योंकि उनके पास में ये शक्ति है कि देश का नागरिक मरना नहीं चाहिए, बस बिल तो वापस होता रहेगा।
दैट इज समथिंग लाइक दैट। तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जब खत्म हो जाता है तो फैट टूटेगा, कुछ भी हो जाएगा, तो आप खाओ या नहीं खाओ, लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगातार क्या चलता रहेगा, मेटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म लगातार वो क्या कहेगा, रेस्पॉन्डिव होगा। अगला लिख दीजिएगा, ही इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कैपेसिटी होती है किसकी, रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन की। एवरी लिविंग सेल, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म have capacity to reproduce, have capacity to reproduce with the help of gonads। एंड गोनेड्स क्या बनाते हैं, गैमिट्स। गैमिट्स कौन होते हैं, ओवा एंड स्पर्म। ओवा इज फीमेल गैमिट्स, स्पर्म इज मेल गैमिट्स। और गोनेड्स क्या होते हैं, ओवरी एंड टेस्टिस। फीमेल के पास में होती है ओवरी, मेल के पास में होते हैं टेस्टिस। बोथ आर ट्वाइस इन नंबर, देयर इज 2 ओवरी एंड 2 टेस्टिस। Every living organism have capacity to reproduce with the help of gonads and gametes। हाँ, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो कोचिंग के नोट्स है वो सफिशिएंट है, ठीक है, अब पढ़ लो। लेकिन इसको पढ़ेंगे तब होगा बच्चे, है ना। तो इस जो चीजें लिखाई जा रही है उनको लिखना, फिर उनको पूरा याद करना। अभी हम भूमिका बना रहे हैं, आपका बेस बना रहे हैं, नींव बना रहे हैं। अभी मकान नहीं दिखेगा आपको, मकान जब तय होगा ना तब नींव मजबूत होना चाहिए। तो ये नींव है, कुछ बेसिक बातें जो हम लिखा रहे हैं आपको। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एवरी ऑर्गेनिज्म दैट हैव कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ गोनेड्स। और गोनेड्स में 2 चीजें आती है, गोनेड्स बनाते हैं गैमेट्स, ओवरी और टेस्टिस बनाते हैं, ओवा और स्पर्म। और इनका जब फ्यूजन होता है, ये दोनों जब मिल जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, और फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, रिप्रोडक्शन। ओवा और स्पर्म का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन है, और फर्टिलाइजेशन से मैंने बोला रिप्रोडक्शन होता है। और रिप्रोडक्शन से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, अपने जैसा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बर्थ कर सकता है, ठीक बात। तो ये 5वां प्रोसेस हो गया। पहला प्रोसेस क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही इज कैपेबल टू ग्रो, ही हैव डेवलपमेंटल पार्ट, ही हैव रेस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलाई, ही हैज ए मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, और इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। ये तो मोटा मोटा डिफरेंशिएट है। बाकी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में बहुत सारी चीजें होती है जो नॉन लिविंग में नहीं होती है। इमोशंस हो गए, है ना, उसका मतलब अलग अलग वे में हम उनको। हाँ, एक बहुत बेसिक बात है, दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस है, वो है मोटिलिटी, मोबिलिटी, है ना। एक और डिफरेंशिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है, मोबाइल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो क्या होता है, मोबाइल होता है। मोबाइल, उसमें क्या होती है, मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब है ही कैन मूव, सी कैन मूव, वो चल सकता है ना। तो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कैपेसिटी टू मूव, कैपेसिटी टू मूव। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कैपेसिटी टू मूव। कैपेसिटी टू मूव, लोकोमोशन भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लोकोमोशन, लोकोमोशन। उसमें मूवमेंट की कैपेसिटी है, एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी से भी जा सकता है ना। ये नहीं जा सकती, ये नॉन लिविंग है, क्योंकि इसके मूवमेंट नहीं है। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, मूवमेंट है। ही इज कैपेबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन prokaryotic and eukaryotic cell, and if I am a eukaryotic cell, I have such kind of living process। ये इंडिकेट करता है कि मैं जिंदा हूं। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर कोई सेल जिंदा है और वो काम कर रही है, मैं कैसे बताऊं कि वो जिंदा है, मेरे पास में परिणाम है, उसमें ग्रोथ होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, वो रोज मूव करता है, वो रोज खाता है, ही कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, ही रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अगर वो सब कर रहा है तो वो क्या है, लिविंग है। और वो ये सब नहीं कर रहा है तो ये क्या है, नॉन लिविंग है।
अब ये जो लिविंग चीज है ये बनी कैसे? सीधा तो सेल नहीं बनी या सीधा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी, तो इस ऑर्गेनाइजेशन या सेल के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल साइकिल। तो अगला लिख दीजिएगा, ये तो हमने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगला है लिविंग प्रोसेस। लिविंग प्रोसेस, लिविंग प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट हेडिंग लगा दीजिएगा, सॉरी लिविंग साइकिल। लिविंग प्रोसेस तो हमने पढ़ दिया, अगला लिख दीजिएगा लिविंग मैकेनिज्म। लिविंग मैकेनिज्म दैट इज लिविंग प्रोसेस एंड लिविंग मैकेनिज्म। लिविंग मैकेनिज्म में कौन कौन आएगा? स्टेजेज आएगी। सबसे पहले केमिकल, केमिकल, दूसरा सेल्यूलर, तीसरा होता है टिश्यू लेवल, तीसरा होता है टिश्यू लेवल, चौथा होता है, पहला होता है केमिकल लेवल, दूसरा सेल्यूलर लेवल, तीसरा होता है टिश्यू लेवल, चौथा हो गया आपका ऑर्गन लेवल, ऑर्गन स्टेज, और पांचवा होता है और सिस्टमेटिक स्टेज, सिस्टम, और लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन। कल हमने इसका जिक्र भी किया था। पहला है लिविंग प्रोसेस के अंदर या लिविंग मैकेनिज्म में केमिकल मैकेनिज्म, सेल्यूलर लेवल की मैकेनिज्म, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग मैकेनिज्म में 6 स्टेज होती है। पहली स्टेज कौन सी है? केमिकल। दूसरी कौन सी होती है? सेल्यूलर। तीसरी है टिश्यू, चौथा है ऑर्गन, पांचवा सिस्टम और छठवा है ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इंसान, मतलब एक कॉमन सा सवाल आपने कई बार सुना होगा, पहले मुर्गी आई या अंडा? पहले मुर्गी आई, अंडा आया? कहां से है? न्यूज में आया था और साइंटिस्ट ने पता कर लिया कि अंडा आया। पहले जिसने पता किया उसने ये नहीं बताया अंडा कहां से आया। क्या अंडा ऐसे पैदा हुआ? केमिकल आया पहले पहले केमिकल आया। कहां से आया केमिकल? मतलब अगर हम है यहाँ पे तो कोई तो पहले था होगा। मतलब जब इंसान जब बना और इंसान कुछ बना, तो बनने के बाद इंसान ने ये पता करने का प्रयत्न किया कि भाई हम तो है, लेकिन हम कैसे हुए उसका पता करते हैं थोड़ा। तो उन्होंने इस बात का कोशिश किया कि ऐसा क्या है कि हम है और हम कहां से शुरू हुए। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन गया इंसान की जिंदगी में। इसका कोई जवाब नहीं अभी तक कि पहले मुर्गी आया या अंडा आया। तो इंसान ने इसको खोजने का कोशिश किया, अलग अलग प्रयत्न किए, उनको जवाब नहीं मिला। तो बोला इसको बढ़ने दो। अब हम ये है कि हम है लेकिन हम मर गए हैं। मतलब मान लो एक हम जिंदा है और एक कोई आदमी मर गया था। तो जो आदमी मर जाता है और जो जिंदा होता है दोनों सेम दिखते हैं, लेकिन जब तक वो जिंदा है बहुत फुदकता है, मरने के बाद वो हिलता ही नहीं है। ये उस दौरान क्या होता है? मतलब जैसे एक आदमी है और ये आदमी जिंदा है, तब तो ये बहुत बोलता है, करता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, रेस्पॉन्ड करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, रिप्रोडक्शन करता है, सब कुछ करता है। ये श्रृंगार करता है, नहाता है, धोता है, और एकदम से धोना नहाना खाना पीना सब बंद, एकदम से फ्लैट हो जाता है। 4 लोग आते बोले मर गए, उसको उठा के, ये क्या है? उनको ये समझ में नहीं आया कि ये एकदम से अगरबत्ती लगा देते हैं इसके तुरंत। तो ये 5 ही मिनट में 2 ही सेकंड में ऐसा क्या हो जाता है? तो उन्होंने जो मृत्यु के आसपास आदमी था उस आदमी को क्या किया, एक पूरा मिरर लाके उसमें पैक कर दिया। वो बोले अब ये इसमें से अंदर से कुछ बाहर निकलता कि नहीं निकलता देखते हैं। तो ऐसे पैक था और पैक किया तो थोड़े ज्यादा जीता पहले ही निकल गया वो, क्योंकि हवा लग नहीं रही है कहीं से, बिना ऑक्सीजन के आदमी जिंदा नहीं रहता। तो जैसे मिरर में पैक हुआ वो फ्लैट हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा था कि इस आदमी में से ऐसा क्या हो गया कि वो आदमी एकदम से बोलना चालना बंद हो गया, उसके अंदर से ऐसा क्या बाहर निकल गया जो पहले होता है और बाद में नहीं होता। तो इसको ढूंढने का, इसको पकड़ने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन इंसान इस बात में सफल नहीं हो पाया। और उसने बोला कि इसमें से जो निकलता है वो आत्मा है,
और आत्मा का अस्तित्व नहीं होता है। आत्मा को न देख सकते हो, न छू सकते हो, न कोई शस्त्र उसको मार सकता, न अस्त्र मार सकता है। इंसान की गर्दन काटो तो आत्मा अंदर से निकल जाती है और इंसान फ्लैट हो जाता है। इंसान मरता है, शरीर मरता है, आत्मा अजर है, अमर है, ऐसा अल्टीमेटली निकला। और ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं। जैसे आत्मा का नाम लेते हैं हमें भगवान, ईश्वर ये याद आने लग जाते हैं। कहने का मतलब ये वो चीज है जो दिखती नहीं है, दिखती नहीं है उसको भगवान कह दिया, है कि नहीं है? तो बोला कि एक ऐसा प्रोसेस है साइंस का, इस प्रोसेस के बाद में ऐसा क्यों होता है उसमें आप दिमाग लगा ही नहीं सकते, और लगाने जाते हो तो आप का मामला गंभीर हो जाता है, क्योंकि आपको वहां पे जॉब मिलते ही नहीं है। तब हमने एक कोई मूर्त बना दिया और घर में जब भी कोई एक जगह होती है वहां पे उसको लगा देते हैं और अगरबत्ती करना शुरू कर दिया। बोले कि हमारा इतना ही है, उसके आगे आप हो। किसी का रिग्रेट्स कहते हैं उसको। रिग्रेट्स मतलब हाथा जोड़ी करना। हाथा जोड़ी उसको करते हैं जिससे आप धाप जाते हो, उसके आगे आपका बस नहीं चलता है, तब हम हाथा जोड़ी करते हैं। होता नहीं होता कि कोई आदमी है और आप उससे बहुत परेशान हो गए और अब उसके ऊपर आपका बस नहीं चल रहा, वो आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपके बापूड़ा हाथा जोड़ी है तुम्हें। हाथा जोड़ी आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर हमारा बस नहीं चल रहा, तुम मानो तो मानो, नहीं तो नहीं मानो, क्योंकि हम रिग्रेट्स कर रहे हैं तुम्हें। दैट इज समथिंग लाइक दैट। तो आत्मा या परमात्मा जो होता है ना, उनका कोई अस्तित्व तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो है, इसका परिणाम है। और परिणाम ये है कि हमारे ये एकदम समान समान, हमने तो माप के नहीं बढ़ाए इनको, लेकिन ये बढ़ते हैं। एकदम सेम साइज होती है। मेरा इस अंगुली का साइज सेम है, इस अंगुली का साइज सेम है, इस अंगुली का साइज सेम है। ये हाथ जितना लंबा है उतना ही है, दोनों को ऐसे मेजर करो तो एकदम बराबर है। हमने कोई माप के लंबा थोड़ी खींचा इनको। तो दैट इज समथिंग लाइक दैट, दैट इज ग्रोथ। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में हमने साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू में जब इसको डिफाइन करने का प्रयत्न किया कि भाई कोई इंसान है और वो इंसान बन तो गया और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस दुनिया में है, वो कर रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब हो रहा है। तो इसका जो पहला स्टेज लोगों ने बताया, उन्होंने बोला कि कोई ऐसे केमिकल्स थे होंगे, बस। अब थे कि नहीं तो बाद की बात है। कोई ऐसे केमिकल्स थे, वो केमिकल्स आपस में मिले, मोल्स केमिकल्स, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, वो सारी चीजें मिली और मिल के एक स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ और उस स्ट्रक्चर को उन्होंने बोला वो सेल है। और इसके बाद उन्होंने बोला अब हम बता देते हैं आगे, क्योंकि वो दिखती है। यूकैरियोट सेल आई तो जैसी दिखने लगी, और दिखने लगी बोले इसके आगे हम बताते हैं कि 1 से 2 1 से 2 1 से 2, और फिर उससे करते हुए हमने पूरा सेटिंग बिठा दिया। लेकिन जो पहला प्रोसेस था वो प्रोसेस कौन सा बताया लोगों ने? केमिकल। और ये मॉलिक्यूलर या केमिकल लेवल पे होता है। और ये केमिकल कहाँ से आए, कैसे मिले, क्या प्रोसेस हुआ, वी डोंट नो, लेकिन ये मिलते हैं और इनके मिलने के बाद में लाइफ साइकिल का स्टार्टिंग होता है। फॉर ह्यूमन बींग्स इन केमिकल्स को हमने नाम दिया क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल, जीन। जैसे एक ओवा है और एक स्पर्म है, ठीक है। अब होता है क्या है, हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होता है, लेकिन बेसिकली होता है क्या है, इसके पास में 23 क्रोमोसोम होते हैं, इसके पास में 23 क्रोमोसोम होते हैं। 23 और 23 ये क्रोमोसोम मिलते हैं बस, और कुछ नहीं मिलता है। तो ये केमिकल्स है, ये जेनेटिक मटेरियल है, और ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक सेल बनती है। और इस एक सेल को हमने नाम दिया, ये सिंगल सेल थी, इसको हमने नाम दिया सेल। और अब 1 से 2 1 से 2 1 से 2 ऐसे होते होते धीरे धीरे क्या हो गया, अलग अलग तरह की सेल बनी, और ये खूब सारी सेल का एक ग्रुप बना, तो मैंने उसको क्या बोल दिया, टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यू मिलके एक सिस्टमिक ऑर्गन का निर्माण किया तो उसको ऑर्गन बोला। अलग अलग ऑर्गन ने मिलके एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, उसको सिस्टम बोला। और अलग अलग सिस्टम ने मेरा पूरा क्या बना दिया, ऑर्गेनाइज। दैट इज द वेरी बेसिक। तो ये एक मैकेनिज्म है, लिविंग मैकेनिज्म है। केमिकल प्रोसेस होता है, उससे सेल बनती है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, और सिस्टम से क्या बनती है, ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने के लिए सभी सिस्टम को पढ़ते हैं, लेकिन मैंने बोला जब सिस्टम को पढ़ेंगे तब उसमें ऑर्गन को पढ़ेंगे। जैसे मैं नर्वस सिस्टम पढ़ूंगा तो मैं ब्रेन पढ़ूंगा, लेकिन जब मैं ब्रेन पढ़ूंगा तो ब्रेन में सेल और टिश्यू होते हैं, उनको नर्व सेल और नर्व टिश्यू कहते हैं, जिनको न्यूरॉन कहते हैं। तो वो जो न्यूरॉन या नर्व सेल या टिश्यू है वो क्या है, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो 2 प्रोसेस हो गए। एक तो किसी भी आदमी के जिंदा रहने के प्रमाण क्या है, मतलब कोई भी आदमी लिविंग है, इसका प्रमाण है कि वो इसमें इतनी इतनी घटनाएं अगर घटित हो रही है तो आदमी जिंदा है ना। ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्ड, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, मोबिलिटी। और अगर वो जिंदा है तो किसकी वजह से जिंदा है, लिविंग मैकेनिज्म की वजह से। ये मैकेनिज्म कैसे डेवलप होती है, इस प्रोसेस के थ्रू। इसमें इस प्रोसेस को तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जितने भी केमिकल्स हैं वो केमिस्ट्री का पार्ट है। और केमिकल्स के बनने के बाद में अगला जो पहली स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं, सेल। तो यहां से हमारा जो प्रोसेस शुरू होता है वो है सेल। अब ये जो सेल है, ये जो सेल है,
इसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम बात करें तो सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक में, है ना। इसका एक बेसिक क्वेश्चन है, वह रॉबर्ट हुक के नाम के एक भाई साहब थे। इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने क्या किया? डिस्कवर किया किसको? सेल को। हु डिस्कवर द सेल? रॉबर्ट हुक। लेकिन पंगे वाली बात क्या थी? इन्होंने जिस सेल को खोजा वो उसमें लाइफ नहीं थी, जबकि हम तो कहते हैं सेल तो जिंदा होती है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को खोजा वो सेल कैसी थी? नॉन लिविंग सेल थी। कैसी थी? नॉन लिविंग सेल। नॉन लिविंग सेल। जो सेल इन्होंने खोजी सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की, नॉन लिविंग सेल थी। तो एक दूसरे भाई साहब आए, उनका नाम था एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये वही थे जिन्होंने सबसे पहले क्या बनाया? माइक्रोस्कोप बनाया। वो माइक्रोस्कोप से कुछ ना कुछ देखते रहते थे, तो एक दिन उनको दिख गई सेल, जिंदा सेल। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला? लिविंग सेल। कौन सी सेल? लिविंग सेल। तो इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा और उसमें क्या आई? सेल आई। उन्होंने बोला ये जबरदस्त चीज है, और उन्होंने उसको क्या नाम दिया? सेल। और उन्होंने सबको बुलाया, इधर। बोले क्या? बोले ये देखो सेल है। बोले अच्छा। बोले ये देखो सेल है। वो रॉबर्ट हुक आया, बोले मैंने भी बता दी पहले, ये रही सेल। तो बोले इन दोनों में फर्क क्या है? बोले तुम्हारी मरी हुई है, मेरी जिंदा है। तो न्याय नहीं हो पाया कि किसने सेल को डिस्कवर किया। तो सभी गए, 4 लोगों की कमेटी बनाई और पूछा गया कि भाई मैंने सेल का डिस्कवर किया, ये कह रहा मैंने किया। उसने बोला उसकी मरी हुई थी, मेरी जिंदा है। तो थर्ड एम्पायर को बुलाया गया, उनको पूछा, तो उन्होंने बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी भी सेल ही है। बोले हाँ तुम्हारी भी सेल ही है, फर्क इतना सा है कि नॉन लिविंग है, लिविंग है। तो सेल का खोज करने का अवार्ड जो है उसको जाता है जिसने पहले डिस्कवर कर दिया, भले ही वो लिविंग ऑन भले ही। इसलिए हम जब भी हमें एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो जवाब रॉबर्ट हुक की है, ना कि एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो सेल डिस्कवर की वो लिविंग थी, इसने की वो नॉन लिविंग। अगर स्पेसिफिक सवाल पूछ लिया जाए कि वो लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया, तो हम क्या जवाब देंगे? लेकिन ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। और हु डिस्कवर्ड द सेल, तो जवाब है रॉबर्ट हुक। नाउ जो सेल इन्होंने डिस्कवर किया, या जो सेल सबसे बड़ा सेल के बारे में एक सवाल बनता है, तो लार्जेस्ट सेल जो होता है, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज नॉन एज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ा सेल है। लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज नॉन एज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट सेल तो कौन सी होती है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और सबसे छोटा सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। वेरी गुड। सबसे छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्मा, याद रखना। सबसे बड़ा सेल कौन सा है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्मा। ह्यूमन बीइंग के अंदर, अब तो मैं चलता हूं ह्यूमन बीइंग में, सबसे लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन में सबसे बड़ी सेल कौन सी है? ओवा। और सबसे छोटी सेल? स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, स्पर्म। याद रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। इन दोनों सेल को क्या बोला जाता है? जर्म सेल। क्या बोलते हैं इनको? जर्म सेल कहते हैं इनको, जर्म सेल। हमारी बॉडी में 2 तरह की सेल होती है, एक जर्म सेल और दूसरी सोमेटिक सेल, है ना। ये 2 सेल जर्म सेल है, बाकी जितनी भी सेल है ना वो कैसी सेल है? सोमेटिक। सोमा वर्ड बॉडी के लिए डिनोट होता है, तो बाकी सभी सेल जो है वो सोमेटिक सेल है। ये जो 2 सेल है ये कैसी सेल है? जर्म सेल। तो लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग इज द ओवा एंड स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग इज नोन एज स्पर्म। अच्छा, विच इज द लार्जेस्ट सेल इन फीमेल? ओवा इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ फीमेल एंड लार्जेस्ट सेल इन मेल। पूरे ह्यूमन बीइंग में सबसे बड़ी सेल है ओवा, लेकिन ओवा तो फीमेल में होता है, मेल में तो नहीं होता है। तो आपको स्पेशली पूछ रहे मेल में लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन। याद रखना, लार्जेस्ट सेल इन मेल इज नॉन एज न्यूरॉन। लार्जेस्ट सेल किसके अंदर? मेल के अंदर। तो मैं क्या जवाब दूंगा?
न्यूरॉन। एंड अगर मुझे कोई पूछे स्मॉलेस्ट सेल इन मेल, ठीक है, और अगर मुझे कोई पूछे लार्जेस्ट सेल इन फीमेल, ओवा, और स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल स्पर्म नहीं है, प्लेटलेट। प्लेटलेट बड़ी है या स्पर्म बड़ा है? प्लेटलेट बड़ी है या स्पर्म? प्लेटलेट बड़ी है स्पर्म से, लेकिन स्पर्म है ही नहीं तो प्लेटलेट का नंबर आ गया। अलग अलग पूछ ले, अगर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ओवरऑल पूछे ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बींग जब वर्ड आता है तो मेल फीमेल से डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। सभी में सबसे बड़ी कौन है? ओवा। सभी में सबसे छोटा कौन है? स्पर्म। लेकिन मेल में पूछे तो न्यूरॉन, क्योंकि ओवा नहीं होता है, और फीमेल में पूछे तो प्लेटलेट, क्योंकि स्पर्म नहीं होता है। बाकी ओवा और स्पर्म तो अपनी जगह है ही, छोटी से छोटी, और मेल में भी छोटा ही होगा, और फीमेल में बड़ी से बड़ी, या फीमेल में भी बड़ा ही होगा, ओवा और स्पर्म। और लिविंग सेल को किसने बताया? एंटी वॉन ल्यूवेनॉक ने। और जो आपका नॉन लिविंग सेल है रॉबर्ट हुक। ये दो नाम आपको याद रखने। और सेल के नंबर या साइज के बारे में यहाँ पे याद रखना कि सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे छोटा सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल फीमेल में कौन सी है, और स्मॉलेस्ट सेल फीमेल में कौन सी है। अब अगला लिख दीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कैसी सेल है हमारे पास में? यूकैरियोट। हम जिस सेल को पढ़ रहे हैं वो सेल कौन सी है? यूकैरियोट सेल। ह्यूमन बीइंग में जो यूकैरियोट सेल होती है, इसकी स्ट्रक्चर में तीन महत्वपूर्ण बातें होती है। कौन कौन सी? ह्यूमन सेल में तीन महत्वपूर्ण बातें होती है, तीन महत्वपूर्ण चीज होती है जिससे सेल का को पूरी तरीके से डिफाइन किया जाता है। इस सेल के स्ट्रक्चर के अंदर ध्यान रखिएगा, ये जो है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन एक पार्ट है। दूसरा न्यूक्लियस एक पार्ट है, एक पार्ट है सेल का मेम्ब्रेन, एक पार्ट है न्यूक्लियस, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म, एक पार्ट है। सेल मेम्ब्रेन एक पार्ट है, न्यूक्लियस एक पार्ट है, साइटोप्लाज्म एक पार्ट है। तो तीन पार्ट हो गए सेल के। पहला कौन सा हो गया? सेल मेम्ब्रेन। दूसरा कौन सा हो गया? न्यूक्लियस। और तीसरा कौन सा हो गया? साइटोप्लाज्म। स्ट्रक्चर को बना दीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और बाकी जितने भी अंदर है वो सेल ऑर्गेनल है, लेकिन मैं सेल के तीन भाग बनाऊंगा। एक सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा साइटोप्लाज्म है, और तीसरा न्यूक्लियस है। एक सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा साइटोप्लाज्म है, तीसरा न्यूक्लियस है। एक सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा साइटोप्लाज्म है, और तीसरा क्या है? न्यूक्लियस। सेल वॉल कहां है? सेल वॉल ह्यूमन नहीं, यूकैरियोटिक में तो होती है, पर ह्यूमन बीइंग में है ना, लिविंग जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं प्लांट के अलावा, उनमें सेल वॉल नहीं होती है।
तो मेरी बॉडी की जितनी भी सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। जो प्लांट होते हैं उनकी सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन हमारी बॉडी में नहीं होती है। इसलिए हम जो ये स्ट्रक्चर बना रही है हमारी बॉडी की सेल है, और हमारी बॉडी की सेल है, इसलिए इसके अंदर सेल वॉल नहीं होगी। तो इसकी पहली प्रोटेक्शन ही सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन एक झोला है। जैसे आप ये बैग लेके आते हो, ऐसा एक बैग है। इस बैग के अंदर कुछ सामान भरा हुआ है ना। ये जो बैग है एक झोला है, इस झोले में सामान भरा हुआ है। जैसे आप अपने बैग लाते हो, बैग के अंदर आपने नोटबुक डाली, पेन डाला, पेंसिल डाला, बुक डाला, या कुछ डाला, मोबाइल डाला, जो भी डाला। तो जब आप अपने झोले में अलग अलग चीजें डालते हो, वैसे इसमें अलग अलग चीजें डाली हुई है। इस अलग अलग चीजों में क्या है कि ये सेल एक झोला है, इस झोले में एक तो पानी भरा हुआ है, फ्लूइड। सेल के अंदर क्या है? इस फ्लूइड को नाम देते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारी पूरी बॉडी जो होती है, जैसे अभी हमने पानी का प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की नीड लग रही थी। हमें एक सेंस होता है पानी का जरूरत है बॉडी को, ये एक सेंस है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में सेंस होता है, मैंने बोला। तो होता क्या बेसिकली, मेरी बॉडी जो है, पूरा बॉडी जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है और उसका वजन मान लो 70 किलो है। मेरी बॉडी या आपकी किसी की बॉडी का एक आइडियल वेट हम माने 70 केजी अगर आपकी बॉडी के वेट है, और इस 70 केजी वेट में वाटर जो होता है, पानी, वो उसका वजन 60% होता है। मतलब मैक्सिमम वजन आपकी बॉडी में किसका वजन होगा? पानी का, है ना। हमारी बॉडी में पानी है। अब ये जो पानी है ना, ये बॉडी में अलग अलग जगह पे रहता है। जैसे पानी है पर दिखता कहीं पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो है। हड्डी दिखती है, आप एक्सरे कराओ तो हड्डी का फोटो आ जाता है उसमें। आपके ऑर्गन दिखते हैं, मांसपेशी दिखती है, बाइसेप्स दिखता है, ट्राइसेप्स दिखता है, आपका थाई दिखता है, आपका घुटना सब दिखता है, लेकिन पानी कहीं नहीं दिखता आपको। लेकिन फिर भी है, और कितना है? मैक्सिमम 60, 70, छोटे बच्चे में 85%, 80%। तो ये जो पानी है ये कहाँ होता है? तो हमारी बॉडी में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको हम फ्लूइड बोलते हैं। और ये फ्लूइड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है दो जगह पे, एक तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ऐसी दो जगह होती है पानी के डिस्ट्रीब्यूट होने की। हमारी बॉडी में दो जगह होती है, क्योंकि मेरी बॉडी है और मेरी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से। तो मेरी बॉडी की हर एक सेल के अंदर क्या है? हर एक सेल के अंदर पानी है, हर एक सेल के अंदर पानी है। जहां सेल है वहां क्या है? पानी। जहां सेल है, और सेल कहां नहीं है? क्योंकि पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है। तो मेरी बॉडी की पूरी सेल के अंदर पानी है। इस पानी को मैं क्या नाम दूंगा? और ये कितना होगा? अगर ये टोटल 60% है, जैसे 70 किलो के आदमी के 60% का मतलब क्या होता है? 60/100 × 70। तो 0 का 0, 7 का 6, 42 किलो, यानी कि 42 लीटर। 70 किलो के आदमी में 42 किलो पानी है। और 42 किलो पानी जो है वो सेल के अंदर भी है और सेल के बाहर भी है। तो पानी सेल के अंदर है, सेल के बाहर है। ज्यादा कहां होगा? अंदर या बाहर? भाई ज्यादा पानी सेल के अंदर होगा या ज्यादा पानी सेल के बाहर होगा? जगह ज्यादा कहां है? सेल के अंदर ज्यादा जगह है या बाहर ज्यादा जगह? जैसे सेल, फिर 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 सेल। अब जगह अंदर ज्यादा है या बाहर? नो डाउट अंदर। अब देखो ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, इतनी जगह, ठीक है। और बाहर की जगह देखो, बहुत ही मामूली, थोड़ा थोड़ा। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल जगह। बाहर जो जगह होती है ना, वो एक जो जगह होती है बाहर, इस जगह को हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना। इंटरस्टिशियल मतलब ये बीच बीच वाली जगह, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। बाहर जो दूसरी जगह होती है वो दो सेल नहीं होके एक पाइप है, बॉडी में पाइप डाले हुए ऐसे। क्या डाले हुए? पाइप, ये वाले पाइप। इनके अंदर जगह है, इनको बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर। वेसल के अंदर जहां सेल नहीं है उसके अंदर भी सेल है और उसके अंदर भी पानी है। सेल को बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और उसके अंदर पानी बहता है, उसको ब्लड कहते हैं। उस फ्लूइड को मैं क्या बोलता हूं? इंट्रावेस्कुलर। वो भी सेल के बाहर है। और तीसरा पानी थर्ड स्पेस होता है। कौन सा स्पेस? थर्ड। और ये थर्ड स्पेस कहां होता है? जैसे प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल, मैं आगे पढ़ूंगा आपको। ब्रेन के अंदर सीएसएफ, घुटनों के अंदर साइनोवियल फ्लूइड, जो ना तो सेल के अंदर है, न सेल के बीच में है, न ब्लड वेसल के अंदर है, उसको क्या बोलते हैं? थर्ड स्पेस। तो सेल के बाहर पानी के रहने की लिमिटेड जगह है, 3 जगह, 2 सेल या टिश्यू के बीच में,
ब्लड वेसल के अंदर या कोई अलग ही जगह, लेकिन सेल के अंदर रहने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जगह है, और ये अंदर वाले पानी को बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और ये तकरीबन इस 42 किलो का 2/3 होता है। कितना? 2/3। 2/3 का मतलब क्या हो गया? 42 किलो के मैं 3 भाग कर दूं, 14 14 14, तो 2 भाग जो है 3 में से 2 हिस्से, 3 में से 2 हिस्से मतलब 28 लीटर कहां होता है पानी? सेल के अंदर। और पीछे कितना बचा? 14 लीटर। वो कहां हुआ? सेल के बाहर। तो सेल के बाहर की तुलना में अंदर पानी डबल होता है, डबल। 14 का डबल कितना होता है? 28। तो 1/3 सेल के बाहर है। तो मैंने बोला अगर ये मेरी बॉडी की सेल है, इस सेल के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी। और ये पानी कितना है अंदर? 28 लीटर, 28 लीटर। ये एक सेल में नहीं, सभी सेलों में मिला के, और वो मेरे वजन पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैक्सिमम पानी कहां होता है? सेल के अंदर। तो मैंने बोला अगर एक झोला है सेल मेम्ब्रेन, तो उसके अंदर एक तो पानी होगा, ये तो तय है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। पानी के अलावा दूसरा क्या होता है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? सेल ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं इनको? सेल ऑर्गेनल। इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। तो एक तो सेल के अंदर पानी होता है, और दूसरे होता है ऑर्गन और ऑर्गेनल, दो अलग अलग चीजें। ऑर्गेनल क्या होता है? अच्छा, एक और बेसिक बात बता देता हूं मैं, बहुत ही मजेदार बात है ये, कि जैसे ये आदमी है, ये कौन है? कौन आदमी है ये? हैं? मान लो ये शक्तिमान है, ठीक है, ये शक्तिमान है, और ये शक्तिमान किससे बना हुआ है? सेल से। और ये क्या है? ये क्या है? सेल है। ये एक सेल है, और ये क्या है? बहुत सारी सेल है। तो इसको मैंने ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख दिया शक्तिमान। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी सेल है, लेकिन मैं बहुत ही बेसिक से बोलूं तो ये भी सेल है, मतलब है तो खूब सारी सेल, लेकिन सेल 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 ऐसे नहीं बोल के मैं एक सेल बोल दूं। इसको मैं सेल ही बोल रहा हूं, इसको शक्तिमान नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि एक ही है, मेरे को दिख रही है, लेकिन इसमें दिख नहीं रही है, लेकिन है वास्तव में ये भी सेल। अब इस सेल में और इस सेल में फर्क कितना क्या है? ये सिंगल सेल है, और इसमें बहुत सारी सेल है, इतना ही फर्क है। दिस सेल इज ए सिंगल सेल एंड दिस सेल इज ए बहुत सारी सेल। दूसरा, इस सेल और इस सेल में और क्या फर्क है? मतलब ये सिंगल है, ये बहुत सारी सेल है, पर और क्या फर्क है? ये जिंदा रह सकती है क्या? ये रहेगी, क्यों नहीं रहेगी अकेली जिंदा? लॉन्ग टर्म को गोली मारो ना तुम, जिंदा तो रहेगी ना। हम टर्म कंडीशन कर ही नहीं रहे। और लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है? मतलब आपने कोई सर्टिफिकेट थोड़ी बना रखा कि 70 का तो होके ही जाऊंगा। दैट इज नॉट सर्टिफिकेट। ह्यूमन बीइंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यहां पे एक चीज तय नहीं है, और वह है ईडीडी। ईडीडी क्या होती है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डेथ। हाँ, डेट ऑफ डेथ। अब डेट ऑफ डेथ क्या है? ये फिक्स नहीं है, और यही जीने का मजा है। और आपको पता चल जाए 6 महीने बाद में अगरबत्ती लग जाएगी, तो आप एक दिन ही आना हो, है कि नहीं है? आप आपका एंथुजियाज्म खत्म हो जाएगा। क्यों? 6 महीने पहले ही मर जाओगे आप। मतलब आपको बताया गया था कि फलानी तारीख को आप निपटेंगे, आज पता चला ना आप आज ही मर गए। क्यों? क्योंकि आप उस दिन के चक्कर में 6 महीने तक मरे हुए ही जियोगे। तो अगर हमारे पैदा होते ही बर्थ सर्टिफिकेट जगह डेथ सर्टिफिकेट बन जाए, है कि नहीं है, कि हम पैदा हुए और ये प्रिंट बोले अच्छा 2024 14 अप्रैल, ओहो, तो फिर नॉर्थ साइड की तैयारी कौन करेगा? है कि नहीं है? क्योंकि हमारा जो डेथ सर्टिफिकेट है उस पर डेट लिखी हुई है जानने की, ये सुन लो। लेकिन भगवान ने एक बड़ी कलाकारी दिखाई, क्या? आपको ये नहीं बताई। और जहां पे भी फॉर्म भराता है वहां लिखाता है डेट ऑफ बर्थ, और जैसे हम लिखते हैं प्राउड फील होता है, मैं पैदा हुआ था, तो हमें हमेशा पॉजिटिव फीलिंग आती है कि बर्थ डेट, यस 2 तारीख, हैप्पी बर्थडे। हमेशा 2 जुलाई को मैं पैदा हुआ, 2 जुलाई को, हमेशा हमें हैप्पी बर्थडे फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि हम उस दिन पैदा हुए थे। लेकिन हम जा रहे हैं किसकी तरफ? हैप्पी डेथ डे, उसकी तरफ जा रहे हैं हर दिन, हमें पता नहीं चल रहा है।
उस बात में एंथुजियाज्म है, तो मजा किसका होता है एक्चुअली में? जर्नी का। जैसे टेंस लेके बैठते हैं ना, जैसे मान लो आपको एक आज टारगेट है, सर 14 अप्रैल को मेरा नॉर्थ सेट में हो जाए, एक बार मेरे को एम्स में मिल जाए, फिर मजे ही मजे है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि मजे इनबिल्ट है। इनबिल्ट मतलब आप कभी जिंदगी में 5वीं कक्षा में थे होंगे, तो बोर्ड का एग्जाम था, आप थोड़े ज्यादा यंग है तो आपकी 5वीं बोर्ड हटा दी होगी, लेकिन अगर आप में से दी तो ऐसा हमें बोला गया था कि 5वीं बोर्ड का एग्जाम दे दो फिर मजे ही मजे है, तो हमने दे दिया। तो फिर बोला 8वीं बोर्ड एक बार दे दो ना, फिर तुम्हारे मजे ही मजे है, तो हमने वो भी दिया। बोला 10वीं बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम दे दो तो फिर तुम्हारे, फिर बोला कि 12वीं, तुम एक बार 12वीं कर लो, बढ़िया एकदम परसेंटेज ले आओ, फिर तुम्हारे मजे ही मजे, कोई चिंता ही नहीं है। हमने ये भी कर लिया। तो बोले एक बार तुम कॉलेज जाओ और ग्रेजुएशन कर लो, रजिस्ट्रेशन नर्स बन जाओ ना तुम, फिर तुम्हारे मजे ही मजे है। हमने सोचा ये करके देखते हैं, जैसे बने एक बार अगर तुम एम्स में लग जाओ तो तुम्हारे मजे ही मजे है। हमने ये भी करके देख लिया, वो मजे अभी तक आए ही नहीं। यस और नो? कहने का मतलब है जब जॉब लग जाएगी ना, बोले एक बार रिटायरमेंट हो जाए कि मैं खूब सारा धन इकट्ठा करूं, फिर एक झोला भर दूं, फिर एक बार रिटायरमेंट हो जाए, माला पहना दो, फिर तो मजे ही मजे है। अब रिटायरमेंट तक आधे तो पहुंचेंगे, कुछ के पहले ही माला पहन लेंगे, है कि नहीं? और अगर कोई रिटायरमेंट तक पहुंच भी गया तो फिर मजे क्या ही करेंगे, मुत्ती ही नहीं आएगी बाहर, लंजे कैसे करेंगे? क्योंकि 60 साल की उम्र में बीपीएच हो जाता आधों को, तो है कि नहीं? यस और नो? तो कहने का बेसिक मतलब है कि मजा एक इनबिल्ट प्रोसेस है कि आज में जियो। अगर आप अभी टेंस लेके करो ना कि 14 अप्रैल को एक बार एग्जाम हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, फिर मैं मजे मजे करूंगा, तुम कभी मजे नहीं कर सकते, क्योंकि तुम आज में ही नहीं हो, तुम आगे क्या करोगे? यस और नो? और ये एक बहुत बेसिक कंपोनेंट है कि जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई में मजे लो, सीखने के लिए पढ़ो। मैं नॉर्थ सेट में सेलेक्ट हो जाऊं इसके लिए मैं पढ़ूं, तो मैं कभी सेलेक्ट भी नहीं हो पाऊंगा शायद, और हो भी गया तो क्या ही उखाड़ लूंगा, है कि नहीं है? मतलब कल शाम को हमारी एक बच्ची है जो सेलेक्टेड थी पहले किसी एग्जाम में, वो कहीं जॉब कर रही है, उसका जोधपुर एम्स में भी सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे ही मैंने कोई उस पर मैसेज डाला, अपने स्टेटस डाला मैंने कोई ऐसा, तो उस पर उसने मैसेज किया वापस, स्टेटस का जवाब देते ना ऐसे कि जबरदस्त, शानदार सर, जबरदस्त, ऐसा कुछ मैसेज डाला। तो उसका जैसे मैसेज आया तो मैंने ऐसे रिप्लाई किया कि मैंने कहा आपने जो उसका जोधपुर एम्स में हो रखा है इस बार की वैकेंसी में, वो ऑफलाइन की स्टूडेंट थी हमारी, तो मैंने बोला आपने ज्वाइन कर लिया? तो बोले नहीं सर, वो मेरा वहाँ पे रिजाइन दिया हुआ है, तो उसका डेडलाइन है, अगले महीने का कोई एक डेडलाइन है, मतलब होता है ना आप जहाँ रिजाइन देते हो पहले वाली जॉब में, तो उसका एक डेडलाइन आता है, डेडलाइन के बाद में आप ज्वाइन कर सकते हो। वो लिख के उसने अगला मैसेज लिखा कि इस जॉब में पैसे है पर मजे नहीं है इस जॉब में पैसे बहुत है सर पर मजे नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले नहीं नहीं मेरे को नौकरी नहीं करनी है। मैंने कहा तुम जब आप पढ़ने आते थे तब तो कहते सर एक बार एम्स में लग जाए तो मजे ही मजे है। बोले नहीं वो आपसे ही कहते थे कि मजे नहीं है। तो मतलब इसमें द थिंग इज दैट कि यू आर फील्ड विद इन 2 मंथ, है ना, उससे पहले उसने ज्वाइन किया है, अब वो एम्स में। तो द थिंग इज दैट कि व्हेन यू आर हैप्पी यू वांट टू, आप क्या करना चाहते हो उसमें आप हैप्पी है, उसमें नहीं है जो आप वास्तव में नहीं करना चाहते, है ना। तो बेसिक है नो डाउट आप जॉब लगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अभी पढ़ रहे हो ना तो इस उद्देश्य से ना पढ़े कि मेरा जॉब लग जाए। आपका अभी जो पढ़ने का प्रोसेस है, चाहे आप 5 महीने पढ़ो, 6 महीने पढ़ो, 1 साल पढ़ो, 2 साल पढ़ो, आप सीखने के पर्पज से पढ़ो। कि मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, मैं कोई भी चीज पढ़ रहा हूं, जैसे हम जब ये सिस्टम पढ़ते हैं ना मेडिकल सर्जिकल का, आप पूरे सिस्टम को उठाओ, सबसे खतरनाक सिस्टम कौन सा लगता है आपको? देखो सभी का एक ही जवाब है, नर्वस सिस्टम, है ना। सबसे खतरनाक सबको यही लगता है। हम जब एकेडमिक टाइम में थे मुझे भी बहुत ऐसे लगता था ये नर्वस क्या है, मतलब उसको नाम को सुनते ही याद है तो नर्वस हो जाते हैं। तो हमने जब उस सिस्टम को पढ़ा हमने बोला ऐसा इसमें क्या है कि इतना लोग डरते हैं, फिर उसको ऐसा पढ़ा कि वो उसको एकदम फफूंद बना दिया कि वो कुछ है ही नहीं, इतना ऐसा बनाने का मतलब हो गया कि आपने उसको इतने अच्छे से सीख लिया। यू हैव टू बी कि आप उसको लर्न करें। तो जब भी अभी आप पढ़ रहे हो ना तो हर दिन को टेंस की तरह ना ले कि 14 अप्रैल है ओहो, 14 अप्रैल है ओहो, तो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। अभी रोज पढ़ो ना तो सीखने के पर्पज से, सीखने के उद्देश्य से, प्रैक्टिस के उद्देश्य से पढ़े। और ये तो मैंने बोला ना इनबिल्ट बात है, और ये तो मिलना आम बात हो गई।
आम बात कब हो जाएगी? जब आपका लेवल उतना अच्छा हो जाएगा ना, तब ये सिंपल बात है। आप इस लेवल तक आराम से अपने माइंड को बनाना पड़ेगा। एम्स का लेवल तक आपको पहुंचना पड़ेगा। एम्स एक लेवल पे पड़ा हुआ है ना, बहुत सिंपल है। जैसे मैं अगर एक बैस बनाऊं ना, तो यहां से लेके इस लेवल पे एम्स है और मैं यहां खड़ा हूं, तो मैं अपनी पढ़ाई को बढ़ा के और अपने ज्ञान को बढ़ा के और यहां आऊंगा ना, तब काम बन जाएगा। क्योंकि इसका लेवल ना बढ़ता है ना घटता है। हम कहते हैं ना, नॉर्थ सेट के एग्जाम का एक पैटर्न है और वो उस लेवल का ही पेपर देता है। तो उस लेवल तक मेरे को क्या करना है? पहुंचना है। तो ये कोई एक दिन का, एक रात का गेम नहीं। मैं हर दिन अपनी मेहनत करके वहां तक पहुंच रहा हूं। और जब मैं यहां से देखूंगा तो पूरा नॉर्थ सेट दिखेगा। जब मैं यहां खड़ा हूं ना, तब मुझे लगता है कि ओहो ये तो बहुत दूर है। लेकिन जब मैं यहां चला जाऊंगा, तब मैं देखा कि ये तो बनना पड़ रहा है मेरे सामने, मेरा लेवल इससे ऊपर बन गया है। और ये माइंड मेकअप है अपना। तो सेम कहानी यहां है। तो आप जब इसको सेल की बात करते हैं, तो मैंने बोला ये बहुत सारी सेल से बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक सिंगल सेल है। लेकिन अगर मैं ऐसे देखूं तो ये भी एक इंसान है और ये भी एक इंसान है। ये मैटर नहीं करता है कि ये सर थोड़े दिन तक जिंदा रहेगा, ये बहुत जिंदा रहेगा। दैट इज नॉट द मैटर। द मैटर इज दैट दिस इज ए सेल, दिस इज ए सेल। अब इसमें इसके ये क्या करता है? सांस लेता है ना। ये जो शक्तिमान है, ये क्या करता है? सांस लेता है। तो ये जो सेल है, ये भी क्या करती है? सांस लेती है। ये क्या करता है? ये यूरिन करता है, तो ये सेल भी यूरिन करती है। ये क्या करता है? खाना बनाता है, मेटाबॉलिज्म, ये भी मेटाबॉलिज्म करती है ना। मतलब जो ये करता है ना, वो सारा का सारा एक सिंगल सेल भी करती है। समझ रहे हो? लेकिन इसके पास में जो स्ट्रक्चर होती है सेल और टिश्यू से मिलकर, उनको मैं क्या बोलता हूं? ऑर्गन। और इसके पास में जो स्ट्रक्चर होती है सेल और टिश्यू से, मतलब ये खुद ही सेल है, तो सेल से छोटा रूप की स्ट्रक्चर होगी, तो उनको मैं नाम देता हूं ऑर्गेनेल। मेरे अंदर तो क्या होते हैं? ऑर्गन। और सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनेल। तो मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया कि भाई मेरी इस सेल के अंदर एक तो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है? झोले में पानी है, और पानी के अंदर क्या है? सेल ऑर्गेनेल। व्हाट इज ऑर्गेनेल? ऑर्गेनेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन का छोटा रूप ऑर्गेनेल है। मतलब है तो वो ऑर्गन आगे जाके, लेकिन उसका छोटा रूप क्या है? ऑर्गेनेल। और जैसा मैं करता हूं ना, वो सारा का सारा एक सिंगल सेल भी करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, इसके लिए एक वर्ड लिखते हैं हम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। एक वर्ड क्या यूज करते हैं हम? यूनिट। यूनिट का मतलब क्या हो गया? जो बड़ी चीज करेगी उसका भी छोटा रूप यूनिट होता है। तो सेल हमारी एक बॉडी है, एक इंसान ही है, लेकिन एक छोटा इंसान है और खूब सारी सेल मिल जाती है, ट्रिलियन ऑफ सेल, तो एक बड़ा इंसान बनता है। उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और उसका एक नाम रख दिया, शक्तिमान, बाबूराम, लादूराम, जो भी नाम रखा आपने। लेकिन वो एक बड़ी सेल है, बड़ा आदमी है, बहुत सारी सेल से मिला हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस सेल के पास में तीन चीजें हो गई। पहला कौन सा? सेल मेम्ब्रेन। दूसरा कौन सा? न्यूक्लियस। और तीसरा, अब मैंने बोला झोला, झोले के अंदर क्या भरा हुआ? पानी। और पानी के अंदर क्या भरे हुए? ऑर्गेनल। अब आप कहोगे कि सर इसको अलग से नाम क्यों दिया? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी तो है, लाइसोसोम भी तो है, गोल्जी एपरेटस भी तो है, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो है, गोल्जी एपरेटस भी है, वैक्यूल भी तो है। ये इतने सारे सेल ऑर्गेनल है। आपने इनको तीसरा पार्ट नहीं बोला, जबकि आपने न्यूक्लियस को तीसरा पार्ट बोला। क्यों? है कि नहीं? भाई एक मेम्ब्रेन बोल दी, अंदर पानी बोल दिया, तो साइटोप्लाज्म लिख दिया आपने। लेकिन सेल ऑर्गेनल तो अगर सारे हैं, तो इस एक को ही क्यों नाम लिखा? तो याद रखना, ये सेल के अंदर पाया जाने वाला सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। जैसे घर होता है, उसमें 4 भाई होते हैं, तो बड़े भाई का दर्जा थोड़ा ऊंचा होता है कि नहीं? तो पिताजी, अगर पिताजी है तो पिताजी में ये बड़ा भाई है, ये पिताजी है और इसके खूब सारे बच्चे हैं, तो इसमें ये बड़ा भाई। मतलब न्यूक्लियस इज ए लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, और वो पूरी सेल को कंट्रोल करता है और उसको पूरी सेल की चलाने की कैपेसिटी है। बिना न्यूक्लियस के सेल यूकैरियोटिक नहीं हो सकती। न्यूक्लियस भी एकदम बिल्कुल कवर्ड और एनवलप्ड न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। और इसके पास में एक और खास बात होती है, इसके पास में जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल वो होते हैं जिससे सेल क्या कर सकती है? डिवाइड कर सकती है, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 यहीं से होती है। तो इसलिए न्यूक्लियस को हम अलग से सेल का पार्ट बोलते हैं। तो सेल के 3 पार्ट हो गए, कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन, दूसरा और तीसरा क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो सबसे पहले तो लिख दीजिएगा, सेल की स्ट्रक्चर की हमने लिख दिया, ये लिख दिया। अगला लाइन लिख दिया, ये फोटो बना दिया आपने। अगला लिख दीजिएगा, ह्यूमन सेल है
नहीं, इसी में कंटिन्यू लिख दीजिएगा। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट आपने लिख दिया ना, अगला लिख दीजिएगा ह्यूमन सेल हैव फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ह्यूमन सेल हैव फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कौन कौन सी स्ट्रक्चर है ह्यूमन सेल में? सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, और तीसरा होता है न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ह्यूमन सेल हैव 3 स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म और तीसरा हो गया न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये 3 पार्ट है एक सेल में। सबसे पहला लिख दीजिएगा सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहला स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन it is an outermost part of cell which is a bag like structure, that is made up of carbohydrate, protein, fat. It is a bag like structure which is it is the outer part of cell which is a bag like structure that is made up of carbohydrate, protein and fat. मैक्सिमम क्या पाया जाएगा इसमें? कार्बोहाइड्रेट, और क्या होता है? प्रोटीन, और क्या होती है? फैट। तीनों तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट इसमें पाए जाते हैं। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। इन तीनों को हम मिला के बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। और इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें प्रोटीन है, इसमें फैट है। कार्बोहाइड्रेट तकरीबन जो है 70% होता है, प्रोटीन 20% होता है और 10% इसमें फैट पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। 70% के आसपास कार्बोहाइड्रेट है, 20% प्रोटीन होता है और 10% के आसपास फैट होता है। आउटर मोस्ट लेयर है, मेम्ब्रेन है, कवर करके रखती है सेल को। बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग एक झोला जैसा स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद में दूसरा लिख दीजिएगा साइटोप्लाज्म। सेकंड स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा, इसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। अच्छा, यहां पे 3-4 वर्ड है। एक है साइटोप्लाज्म, एक है साइटोसोल, एक है न्यूक्लियोप्लाज्म, एक है प्रोटोप्लाज्म। क्या फर्क है? सुना आपने ये सारे नाम कभी? एक है साइटोप्लाज्म, एक है साइटोसोल, एक है न्यूक्लियोप्लाज्म और एक है प्रोटोप्लाज्म। क्या डिफरेंशिएशन है? साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, ये सभी सेल से संबंधित है, ध्यान रखना। साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, जिसमें साइटोसोल का सवाल कई बार आया हुआ है रिपीटेडली। लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है, उसमें साइटोसोल लिखा हुआ कहीं नहीं होता है, आपको पहचान नहीं होता है, और हम जवाब हमेशा साइटोप्लाज्म करके आते हैं, जबकि उसका जवाब साइटोसोल होता है, क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंस है। और इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म है और इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म है। क्या डिफरेंस है? सुना है आपने कभी या नहीं सुना? नेवर? ये 4 नाम सुने कभी? नहीं? सेम या अलग अलग होता है? आप बताओ। आगे आगे ब्लैक नहीं? साइटोप्लाज्म सुना है? क्या सुना?
सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। अच्छा, और ये बाहर होता है? ये भी अंदर ही होता है। देखो ये सारे अंदर ही होते हैं, मैं अभी कह चुका हूं। है तो सेल के पार्ट, तो सेल के पार्ट मतलब सेल के अंदर ही होंगे, बाहर कोई नहीं होगा। लेकिन सबका अलग अलग नाम है या अलग अलग तरीका है रहने का सेल के अंदर। तो साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं? साइटोसोल, न्यूक्लियोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? है किसी को पता है? नहीं? हाँ जी, फ्लूइड के साथ में, हाँ, फ्लूइड प्लस सेल ऑर्गेनल, ऐसे उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और साइटोसोल बिना फ्लूइड का, बिना ऑर्गेनल का, तो ये फ्लूइड को साइटोसोल कहते हैं। तो मैं ऐसे लिख दूं, साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल मतलब साइटोप्लाज्म, मतलब फ्लूइड को साइटोसोल बोल दिया आपने, और इसके अंदर सेल ऑर्गेनल को मिला देते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा या गड़बड़ हो गई कुछ? बताओ। फिर हमने साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल को जोड़ दिया तो साइटोप्लाज्म बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा? बन सकता है, सकता कुछ नहीं होता है। साइंस में एक खास बात है, सकता यहां वर्ड नहीं है। जब हम एग्जाम में जाते हैं ना तो 4 ऑप्शन आते हैं, ए, बी, सी और डी। तो हम क्या करते हैं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तुम्हारा सवाल 100% गलत है वो। क्यों? क्योंकि तुम किस में चले गए हो? सकते में चले गए हो। सकता कुछ नहीं होता है। यहां पे एक्यूरेसी किस आदमी की होगी? जो इस सकते से बाहर निकलेगा। इसका जवाब ए है, ये एक्यूरेसी है। जितना एग्जाम में आपके साथ में सकता चलता है ना, उतना आपकी नेगेटिव मार्किंग बढ़ती जाती है। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ता है? एक्यूरेसी पे। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि बीसीजी किस रूट से देते हैं, आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सकते का मामला ही नहीं है। क्योंकि मुझे आता है कि वो इंट्राडर्मल देते हैं, तो आप ऑप्शन मांगोगे ही नहीं, इंट्राडर्मल है उसको बताओ। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूंगा कि भाई वो जो है ये आपका हर्पीज को रोकने के लिए जो वेरिसोला जोस्टर का वैक्सीन होता है, किस रूट से देते हैं, अब आपको उसका रूट नहीं पता। मैं 4 ऑप्शन दे दूं, इंट्राडर्मल, आईएम, आईवी और सबक्यूटेनियस, तो आप यहाँ पे कुछ भी लगाओगे अपनी मर्जी से। कुछ कहेंगे सबक्यूटेनियस देते हैं, कुछ कहेंगे नहीं नहीं आईएम देते हैं, कुछ तो आईवी टिका देंगे, जबकि कोई वैक्सीन आईवी लगता भी नहीं है। तो आप अपनी अपनी मर्जी से जवाब दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी सकते में, क्योंकि आपको उसका मतलब नहीं पता। तो किसी भी सवाल के सही होने और गलत होने में इतना ही फर्क होता है कि आई नो और डोंट नो। और जितना आप नहीं जानोगे उतना आपके सवाल गलत होंगे। तो मैक्सिमम कब जानोगे? जब मैक्सिमम किताबों को समय दोगे। जैसे हमने कल आपको यहां से भेजा घर और आज आके यहां बैठ गए, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी से 11 घंटे पढ़ाई की? हमने कल टाइम डिवीजन किया आपका कि आप यहां से जाओगे तो 8 से 12 के बीच में कितने घंटे होते हैं? 4 घंटे। फिर हमने बोला कि सुबह अगर 5 बजे उठ जाओ गलती से, तो उसके बाद में 2 बजे तक, आपकी क्लास तो अभी 4 बजे लग रही है, हमने 2 बजे तक ही काउंट किया उसको, तो 5 से 2 बजे तक कितना होता है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 9 घंटे। और 9 और 4 13 घंटे। हमने उसमें 2 कम करके अभी आपको पूछा है कि कितने लोगों ने 11 घंटे तक पढ़ाई किया यहां से जाने के बाद में। तो आप में से कोई आदमी नहीं होगा। चलो इसको मैं हाफ कर देता हूं, 6 घंटे। तो आप में से कोई नहीं होगा। चलो मैं इसको और हाफ कर देता हूं, 3 घंटे। ईमानदारी से ही बता ना, हाथ खड़ा करना कोई जरूरी नहीं है। ऐसे नहीं कि अब तो हाथ खड़ा कर ही देते हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी। इफ यू डू यू हैव टू रेज योर हैंड। और कम करते हैं इसको, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में 3 लोग हैं। और इसको और छोटा कर देते हैं, आधा घंटा तो पढ़ा ही होगा, मैं ऐसा मानता हूं। इतना तो प्रधानमंत्री जी को कहते हैं, हम वो भी निकाल देते हैं अपना, इतने बिजी आदमी है। लेकिन हम कहते हैं मोदी जी एक हमारा सेल पढ़ लेना घर जाके, तो वो भी पढ़ लेते, आधा घंटा तो है कि नहीं है? दैट इज द थिंग। अब आप कल क्यों, अभी तो शुरू किया है सर, अभी तो सेल पढ़ा रहे हैं, देखेंगे। तुम देखते रह जाओगे, सर चले जाएंगे, मेडिकल सर्जिकल खत्म हो जाएगी, हम फिर बता रहे हैं। क्योंकि तुम जब शुरू करोगे ना, हम जब शुरू कर रहे हैं ना, तुम अभी आज से 11 घंटे शुरू करोगे तो आदत बनेगी। आप क्या सोचते हो कि आप एक ही दिन में 5 बजे उठना शुरू कर दोगे? पॉसिबल नहीं है। मैं जब 5 साल का था ना, तब से 4 बजे उठना शुरू किया, इसलिए आज भी 4 बजे उठ पाता हूं। एक दिन में थोड़ी उठ सकता है कोई आदमी। 4 बजे उठना बहुत कोड़ा काम है, मतलब बहुत है ना, बहुत मुश्किल काम है ना।
आज भी मैं सुबह जब उठता हूं, जैसे आज सुबह भी उठा ना, तो जैसे आंख खुली ना, तो वो जो रजाई है ना, उसको वापस ओढ़ के वो मजे वाली नींद लेना चाहता हूं। एक नींद तो पूरी हो जाती है अपनी। जब मैं सोता हूं ना, मान लो 12 बजे सो गया, तो 4 बजे तक जो 4 घंटे की नींद है ना, उसमें तो आंख खुलती भी नहीं है, क्योंकि आंख बंद होने के बाद में सुबह उठते हैं तभी लगता है अभी तो सोया था, ऐसा ही लगता है भले कितने भी घंटे हो जाए। लेकिन ये जो नींद थी वो तो घंटे खत्म हो जाते हैं जब मेरी दोबारा आंख खुलती है। जैसे आप 4 बजे आंख खुली ना, तो उस समय पहला ख्याल क्या आता है कि अब एकदम बढ़िया वाला सोता हूं, स्टेज 2। अभी तक जो सोया वो काउंट ही नहीं होता उसमें, है ना। वहां से हमारी असली नींद अब शुरू होती है कि अब बढ़िया वाला सोता हूं। असली मजा अब सोने में है, वो मतलब वो रजाई खींच के और पूरा एकदम टाइट करके खुद को, और ओ हो, दैट इज बढ़िया वाली नींद। और जैसे ही वो फीलिंग आती है, वो रोज ही आती है, मैं जब सुबह 4 बजे आंख खुलती है ना, रोज वो फीलिंग आती है बढ़िया वाली नींद वाली। और जैसे ही वो बढ़िया वाली नींद वाली फीलिंग आती है ना, उसी समय दिमाग में आता है कि 6 बजे क्लास है एक तुम्हारी। अच्छा बलने दो, बेड से निकलना पड़ेगा, रजाई को फेंकना पड़ता है, क्यों? क्योंकि 6 बजे क्लास है। दैट इज समथिंग लाइक दैट। संकल्प है ना, क्योंकि वो क्लास अभी 6 बजे ले सकता हूं मैं, इस क्लास को खत्म करने के बाद में रात को 9 बजे भी ले सकता हूं 1 घंटा, क्या ही फर्क पड़ता है। कौन कहां लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री ने तो लेटर लिखा नहीं कि सर सुबह 6 बजे ही लो तुम। दैट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम लेते हैं, क्यों? क्योंकि 4 बजे उठना बंद ना हो जाए, है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कुछ संकल्प आज से लेना पड़ेगा आपको। 11 घंटे आप पढ़ तभी सकते हो जब पढ़ना शुरू करेंगे। और मुझे ये नहीं लगता कि आप करेंगे कब, मतलब कल के बाद में, आज तक आपने किया ही नहीं है, और 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना ही नहीं किया, तो करेंगे कब बताओ। और आप क्या सोच रहे हो कि 6 एग्जाम डेट पास में आएगी तब। कुछ बच्चे तो ना क्रैश कोर्स करते हैं, क्रैश, कि जैसे एग्जाम पास में आता ना, एग्जाम की डेट आती, सर क्रैश कोर्स कराओ। अबे सर तो करा देंगे, तुम क्रैश हो जाओगे, तुम झेल पाओगे 6 महीने का कोर्स, है कि नहीं है? सर एमसीक्यू करा दो फटाफट। एमसीक्यू कराने से क्या होगा? एग्जाम में आएंगे नहीं हम जो कराएंगे वो। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस। मैं कौन सी क्लास का बताऊंगा तब एग्जाम में आएगा, ये ना तो मैं बता सकता हूं ना, और अगर मैं बता देता हूं तो मजा खत्म है। मेरे को पढ़ाने में मजा ही खत्म हो जाएगा। मैं 100 सवाल आज लो, चलो बच्चों ये 100 सवाल कर लो, अब कल से मत आना, और तुम 100 सवाल रटे जा रहे हो, एग्जाम में जाके तुमने कर दिया। मजा क्या आया उसमें? मजा तो तब है जब हम 6 महीने पढ़े, एग्जाम दे और उसमें से कुछ भी ना आए, तब बनेगा दूसरा बैच। अब आज फिर पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, संघर्ष करो, तुम सफल होगे, ऐसा हम बोल के फिर शुरू करेंगे तुम्हें, तब हमें भी मजा आता है। सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारा भी मजा खत्म है, वो मरवा दिया। इसलिए हम आधा तो इसलिए नहीं बताते हैं, है कि नहीं? आधा बता देते हैं, आधा तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा, तब तुम सेलेक्ट होगे जाके। तुम सोचते हो कि सारा का सारा हम बता दें, हम तो ना बताएंगे भाई, है कि नहीं? नहीं तो हमारा मजा खत्म हो जाएगा ना भाई, क्योंकि हमारी तो आदत पड़ चुकी है यहाँ खड़े होकर बोलने की। सामने कोई नहीं बैठेंगे तो बोलेंगे किसको? तो सामने बैठना भी जरूरी है ना। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि वक्त दो, इनको जितना दोगे ना, ये समय तुम्हें निकालना पड़ेगा भाई। और कल हमने बोला, आज आपने नहीं निकाला, मुझे नहीं पता कौन सी बाधाएं आ गई, शनि भगवान आगे आए तुम्हारे कि तुमने 1 घंटा भी समय नहीं निकाला है। आज इसको इंप्लीमेंट करना, 11 तो करना पड़ेगा हर दिन। वो हॉस्पिटल तो छोड़ना पड़ेगा अगर तुम में से कोई कर रहा है तो, और जो एग्जाम दे रहा है 4 तारीख को 14 तारीख को, उनको तो करना ही पड़ेगा। और 11 घंटे तक पहुंचना ही पड़ेगा, जितना जल्दी पहुंच सको। 5 दिन में पहुंचो, 10 में पहुंचो, शुरू 2 घंटे से करो, 3 से करो, 5 से करो। मोबाइल को साइड में करना पड़ेगा, वो तुम अभी भी रील ही देखा रात को तुमने, वो तो बंद करना ही पड़ेगा। सुबह उठते आधा घंटा तो 1 घंटा तो मोबाइल ही चलाते हैं पहले, तब तो नींद खुलती है कि नहीं? वो आदत तो छोड़ना ही पड़ेगा। आपका मन जो है ना वो भटक जाता है इन चीजों से, वो सही दिशा में नहीं रहता, दिशा बदल जाती है। दिशा बदलते ही कंसेप्ट बदल जाते हैं, स्वाद याद रहना बंद हो जाते हैं। तो एक बेसिक है, मतलब पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं करनी होती है, लेकिन बेसिक है कि कुछ काम को छोड़ के पढ़ाई की तरफ ही लगना होता है, ये एक बेसिक है। तो हमने यहां पे बोल दिया कि ये साइटोप्लाज्म जो है वो डेफिनेटली साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल है। इस प्रोसेस में, मतलब ये जो 4 हमने लिखे, इसमें आप देखो बहुत सिंपल सी कहानी है कि एक सेल की जब मैं बात करता हूं, इस सेल में पानी जो है ना, एक्चुअली सेल का पानी वो साइटोसोल ही है। मतलब सेल के पानी को मैं क्या बोलूंगा? साइटोसोल। और इस साइटोसोल के अंदर, मतलब पानी के अंदर कुछ सॉल्यूट मिल जाए। सॉल्यूट कौन से है? सेल ऑर्गेनल।
तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, साइटोप्लाज्म। तो मैंने बोला ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म मतलब पानी प्लस सेल ऑर्गेनल, ये तो हो गया साइटोप्लाज्म, एक हो गया सेल मेम्ब्रेन, और एक को मैंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर पानी है, इस पानी को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द फ्लूइड विद इन द न्यूक्लियस and cytoplasm is the fluid plus cell organelle in the cell, and cytosol is the fluid that is present in cell. cytosol plus nucleoplasm दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, ये और ये बाहर वाला सभी को मिला दिया जाए, मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज नॉन एज प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म एक बहुत बड़ा नाम है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल। तो ये टर्मिनोलॉजी होती है साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, न्यूक्लियोप्लाज्म और जो है प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे पहला हमने तो लिख दिया सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा आपको लिखना है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्या लिखेंगे हम, साइटोप्लाज्म। इसको मैं क्या लिखता हूं, साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल, साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल, साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल। और मैंने यहां पे आपको बता दिया कि साइटोसोल क्या है, फ्लूइड ऑफ सेल। साइटोसोल क्या है, साइटोसोल इज द एक्चुअल फ्लूइड ऑफ सेल, फ्लूइड ऑफ सेल इज नॉन एज साइटोसोल। सेल के फ्लूइड को साइटोसोल कहते हैं। और वन इज इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड ऑफ सेल में हम क्या बोलेंगे इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनल। अगर मैं सेल ऑर्गेनल को निकाल दूं किस में से, साइटोप्लाज्म में से, तो पीछे क्या बचता है, साइटोसोल। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड इन न्यूक्लियस, फ्लूइड विद इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। आईसीएफ और ईसीएफ आगे मैं पढ़ाऊंगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, फ्लूइड वाले टॉपिक में पढ़ेंगे अपन, जब ब्लड पढ़ाऊंगा मैं। अभी तो मैंने एक मोटा मोटा आपको बताया कि सेल के अंदर पानी होता है, बस इतना सही। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो फ्लूइड वाले टॉपिक में बताऊंगा बच्चे, ठीक है। साइटोसोल, साइटोसोल को हमने क्या बताया, साइटोसोल इज द एक्चुअल फ्लूइड ऑफ सेल। साइटोसोल में साइटोप्लाज्म में से क्या निकाल दो, सेल ऑर्गेनल निकाल दो। साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल को मिला के क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। एंड साइटोसोल इज द एक्चुअल फ्लूइड ऑफ सेल, और न्यूक्लियोप्लाज्म इज फ्लूइड विद इन द न्यूक्लियस। एंड लास्ट है प्रोटोप्लाज्म। और मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो द आंसर इज प्रोटोप्लाज्म का आंसर हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म is known as protoplasm. Cytoplasm plus nucleoplasm is known as protoplasm. फ्लूइड ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, साइटोसोल। साइटोसोल में सेल ऑर्गेनल जोड़ दो तो साइटोप्लाज्म। हालांकि इसमें बड़ा नाम हमें कोई पूछे कि फ्लूइड ऑफ सेल, तो हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, पर सेल में एक्चुअली में कोई फ्लूइड है तो वो कौन है, साइटोसोल है। साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल को सेपरेट करना पड़ेगा। और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, फ्लूइड। फ्लूइड में सेल साइटोसोल है और सेल ऑर्गेनल है। तो तीसरा जो एडिंग हो गया वो हो गया आपके सेल ऑर्गेनल, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है न्यूक्लियस। तो थर्ड जो हो गया वो हो गया आपका न्यूक्लियस। सेल का पार्ट है न्यूक्लियस। इसमें लिख दीजिएगा इट इज ए लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, लार्जेस्ट सेल organelle. It is also known as controller of cell.
It is also known as controller of cell. It have genetic material. It helps in cellular division. It have genetic material. It helps in cellular division. It is the largest cell organelle. It is also known as controller of cell. It have genetic material and it helps in cellular division. न्यूक्लियस कंटेंट जेनेटिक मटेरियल एंड न्यूक्लियस किस में मदद करता है? सेल डिवीजन में। और जो 1 से 2 कर दे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियस सेल का सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है तो सेल ऑर्गेनल ही। और सारे सेल ऑर्गेनल किस में पाए जाते हैं? साइटोसोल में। और इसको मिला के क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस भी किस में है? साइटोसोल में है, मतलब साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस इज आल्सो पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। हम अगर इसी स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूक्लियस भी किस में है? साइटोप्लाज्म में ही है। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस ये खास इसलिए है क्योंकि ये बड़ा पार्ट है, पूरी सेल को कंट्रोल करता है, जेनेटिक मटेरियल है, तो इसको तीसरा पार्ट के रूप में पढ़ते हैं। बाकी है ये सेल का पार्ट। तो एक हो गया सेल मेम्ब्रेन, एक हो गया आपका साइटोप्लाज्म और एक हो गया न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म के अंदर हमने बोला अलग अलग सेल ऑर्गेनल होते हैं, तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल को। तो इस सेल के अंदर कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनल है, उनको मैं नाम देता हूं सेल ऑर्गेनल, जो कि अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल। और ये जो सेल ऑर्गेनल है ये कौन कौन से है? एक सेल के अंदर न्यूक्लियस को हमने लिख दिया अभी। एक सेल ऑर्गेनल तो क्या था? न्यूक्लियस। दूसरा सेल ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा सेल ऑर्गेनल होता है राइबोसोम, राइबोसोम्स। अगला सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम्स, राइबोसोम। अगला सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम्स। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं लिखा? लिख दो भाई। इतना धीरे नहीं लिखना होता है, थोड़ा स्पीड बनाओ। 90 मिनट में 100 सवाल करने हैं तुम लोगों को। 1.5 घंटे के पेपर में 3 घंटे में 200 सवाल करने होते हैं। तो जितना समय है उससे ज़्यादा करना होता है एग्जाम में, है ना? तो स्पीड रखा करो। और बाकी किसी में पीछे रह जाओ तो पैनल PDF आपको अपलोड हो जाती है, तो जो पीछे रह जाता है उसको बढ़िया ऐसे जूम कर करके, है ना, इसको पैनल PDF को कितना भी जूम कर सकते हो, तो जूम करके देख देख के लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। पूरी पैनल PDF आपके पास में रहेगी जब ये खत्म हो जाएगा तब। तो घबराने की जरूरत नहीं है, किसी में पीछे रह जाओ तो ज़्यादा वो नहीं करना है ना। अब अपनी छोटी कक्षा में नहीं है मैडम रुको 2 मिनट, मैडम ऐसे करते थे स्कूल में, 2 मिनट रुको ना है, मेरे लिखना है। और कुछ तो ऐसे ही करते थे, मतलब लिखा हुआ होता था ताकि 45 मिनट खत्म हो जाए, आधा पन्ना भरे तो ज़्यादा माथा फोड़ी ना हो। तो बैठ रहते थे कि हाँ अभी तो ये आई लिखा है, अभी तो जे लिखा है, तो वो नहीं करें। जो कुछ छूट जाए तो बाद में लिख सकते हो। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा होता है कुछ बच्चे है ना, जैसे हम यूट्यूब पे क्लास से लेते हैं ना, ऐसा फेंकते हैं, सर यू आर गॉड। अरे मतलब है ना कुछ बच्चों की ऐसे आदत होती है। हाँ कुछ मन से भी लिखते होंगे, हालांकि मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। हमें सभी तरह की चीजें पसंद है, आलोचना, विवेचना, प्रशंसा, सब पसंद है। हम थोड़े यूनिक टाइप के बन चुके हैं, है कि नहीं है? तो मास्लो यार से आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो अलग अलग वैरायटी होती है दुनिया में। कुछ वास्तव में बोलते हैं मन से, कुछ मजे लेते हैं टीचर कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अरे एक बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, जो तीसरी बार लिखे इसका मतलब मामला थोड़ा गंभीर है उसका, है कि नहीं? तो
ऐसा होता है, ऑनलाइन की दुनिया है, आप किसी को जज नहीं कर सकते यहाँ पे। एज ए टीचर हमें सब एक्सेप्ट है। गाली दो तो भी एक्सेप्ट है, ताली दो तो भी एक्सेप्ट है ना। तो न्यूक्लियस है, हालांकि गाली नहीं देते हैं बच्चे, कुछ मार साहब है गाली तो कैसे दे, तो वो प्रशंसा के फॉर्म में गाली देते हैं कि वाह सर क्या पढ़ा रहे हो। इसका मतलब है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, हम बात कर चुके हैं। अच्छा, मोटा मोटा देखें हम सभी सेल ऑर्गेनल, तो इनके स्पेसिफिक काम है। हमने बोला एक सेल खुद अपने आप में एक इंसान है, तो जैसे मैं अगर न्यूक्लियस की बात करूं तो ये कंट्रोल द सेल, ये वो सेल का मुरी इसके हाथ में होता है, तो सेल कहां जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियस। तो इसलिए न्यूक्लियस को तो अलग ऑर्गेनल बोल दिया। माइटोकॉन्ड्रिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल रेदर देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद में जो उत्तराधिकारी है, जो सेल का प्रिंस है, अगर न्यूक्लियस राजा है तो ये उसका प्रिंस है। माइटोकॉन्ड्रिया जो एक बहुत ही जबरदस्त काम करता है, खाना बनाने का काम, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो ये करता है। दूसरा, सेल जिंदा है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सेल की सांस लेने का जो ऑर्गन है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ऐसा एग्जाम में सवाल बनता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेटरी मतलब सेल इससे सांस लेती है, क्योंकि आदमी जिंदा तभी रहेगा जब सांस लेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया से सांस लेती है। तीसरा, एनर्जी हाउस, पावर हाउस, सेल के लिए जो एटीपी बनाता है वो भी कौन है, तो खाना भी यही बनाता है, सांस भी यही लेता है और एनर्जी भी यही देता है। एटीपी का जनरेशन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक बहुत ही स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल है। राइबोसोम, इसका एक ही काम है प्रोटीन बनाना। हमारी बॉडी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है सेल जो है ना, इस सेल जिंदा तभी है जब सेल के अंदर प्रोटीन है, और प्रोटीन की जो फैक्ट्री सेल में लगी हुई है वो राइबोसोम है। तो राइबोसोम को एक और नाम से जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक, राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है उस प्रोटीन को पैक करना और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, गोल्जी एपरेटस। तो ये जो गोल्जी एपरेटस है इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस। ये क्या करता है, उसको कलेक्ट करता है प्रोटीन को और उसको ट्रांसपोर्ट करता है, जहां जहां जिसको चाहिए उसको दे देता है सेल के अंदर, है ना। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2-3 काम करता है सेल में, जिसमें इसका एक महत्वपूर्ण काम है कि इसके 2 पार्ट है, एक रफ और एक स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होते हैं, वो भी प्रोटीन ही बनाते हैं, लेकिन वो जो प्रोटीन बनाते हैं वो प्रोटीन अब सेल के बाहर भी दी जाती है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन देने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है मेनली, और उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। स्मूथ के ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं तो वो ये काम नहीं करता है। एक और सेल ऑर्गेनल है यहाँ पे बच गया, लाइसोसोम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेल ऑर्गेनल है। मतलब ये जितने भी सेल ऑर्गेनल है, मेरी ये सेल है और इस सेल के अंदर सभी सेल ऑर्गेनल काम कर रहे हैं। जैसे न्यूक्लियस सेंटर में है और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है, गोल्जी एपरेटस काम कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम कर रहा है, वैक्यूल्स काम कर रहा है। ऐसे ये आपका लाइसोसोम, ये बेसिकली सेल में मैनेजर की भूमिका निभाता है ना। ये हेड है, मैनेजर है। ये मैनेजर क्या करता है, मैनेज करता है किसको, सभी सेल ऑर्गेनल को। तो ये क्या करता है, फीडबैक लेता है, इसको जाके पूछता है भाई बरोबर एनर्जी बना रहे हो, जी हुक्म। इसको जाके पूछता है कि तुम मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करा रहे हो राइबोसोम की मदद से, कि जी साहब। राइबोसोम को पूछे तुम भी कर रहे हो, जी। तो ये सभी का आकलन करता है कार्य का, कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है, सबको चेक करता रहता है कौन, लाइसोसोम। इसके पास में एक खास तरह का पावर है ना, एक खास तरह का पावर है, एक खास तरह का एंजाइम है, और वो एंजाइम ये पास में रखता है, सभी सेल ऑर्गेनल से काम कराता है। सभी सेल ऑर्गेनल इस पे बहुत गुस्सा होते हैं, है ना, यार क्या है ये रोज हमारे क्लास लेता रहता है, खुद को तो कुछ आता जाता नहीं है, हमें कहता है तुम ये करो तुम ये करो। पता ना कि भाई मान लो कोई टीचर आए और टीचर का सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मान लो कभी, वो आके कहे कि बिल्कुल एम्स तो बहुत आसान है, तो आप कहोगे सर है कि नहीं है, आप ऐसे बोलोगे क्यों, क्योंकि उनका खुद का नहीं हो रखा है। तो ये लाइसोसोम से ये दुखी है, क्योंकि ये कम से कम कर रहे हैं, ये वो तो करता ही नहीं है, तो इनकी बात इनको बुरी लगती है। तो एक दिन कोई एक सेल ऑर्गेनल, मान लो ये राइबोसोम है, वो बोले इंकलाब जिंदाबाद। बोले क्या हुआ, बोले कि आज से हम प्रोटीन नहीं बनाएंगे। बोले क्यों, बोले नहीं बनाएंगे, बोल दिया नहीं बनाएंगे। इसका मतलब सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल काम करने से मना कर दे तो इसके पास में एक बहुत ही जबरदस्त टाइप का जूस है,
वो था ना ऋषि मुनियों के पास होता था, शराब नहीं वे, हाँ कमंडल में शराब नहीं हुआ करती थी। अच्छा श्राप बोल रहे हो, हाँ मैंने सोचा कि ऋषि मुनियों का शराब होती थी। शराब नहीं, वो शराब होता नहीं था, शराब तो देते थे वो उनके पास में, हाँ मतलब एक जादू होता था। जैसे ना आजकल लोगों के पास एक मतलब एक बहुत ही फेमस है एक मतलब गांव था, उस गांव के पास में एक बड़ा सा जंगल था, उसमें एक मुनि रहते थे तो तपस्या करते थे और उनमें बहुत तेज था। तो एक राजा आए उस गांव में और वो उस जंगल की तरफ जाने लगे तो एकदम उनका घोड़ा पीछे पांव लेने लग गया, आगे जा ही नहीं रहा है। तो राजा ने वहां के लोगों से पूछा कि ये घोड़ा आगे जा नहीं रहा है, अंदर ऐसा क्या है? बोले साहब एक बहुत ही तेज तर्रार मुनि है अंदर और वो तप कर रहे हैं, उनके तप में इतनी तेजस है, इतना तेज है कि कोई भी जंगल में एंटर नहीं कर सकता। राजा ने बोला यार ऐसे आदमी के दर्शन करने मुझे, तो ढिंडोरा पिटवा दिया गांव में कि कोई अगर मुझे मुनि जी के दर्शन करवा दे तो उसको मैं आधा राज्य जो है वो दे दूंगा। किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो एक गांव में एक मतलब उस राजा के राज्य में एक मतलब वैश्या थी जो एक कोटे पे काम करती थी, वो वहां पे आई और उसने राजा को बोला कि सर आई कैन डू दिस, तो ले आओ आप मुनि के दर्शन करवा दो, हम आपको आधा राज्य दे देंगे। तो उसने बोला ओके। तो उसने मिराज मंगवाई शहर से, और मिराज जो होती है ना, मिराज जो वो फाकी लेते हैं लोग, वो मिराज का क्या किया, उसने खूब सारी मिराज का एक पूरा इकट्ठा किया और उस मिराज पे आग लगाई और उससे धुआं निकलता है ना, वो धुआं जो है वो लेके गई और धुआं डालती गई, वो तब खत्म होता गया और वो मुनि तक पहुंच गई। मुनि के मुंह पे धुआं किया तो मुनि की आंखें खुली, बोले वाह क्या चीज है ये क्या है कि नहीं है, ये कोई नया चीज आया है। तो जैसी उनके वो लगा तो एकदम आंखें खुली, तो उस औरत को देखा तो उनको औरत पसंद आ गई। तो बोले कि हम आपसे कन्या शादी करना चाहते हैं। तो बिल्कुल हम तो शादी के लिए आए हैं यहाँ तक, है कि नहीं है। तो ऋषि महाराज से उनकी शादी हो जाती है, 3 बच्चे हो जाते हैं उनके। 3 बच्चे ऋषि महाराज और वो औरत राजा के दरबार में पहुंचते हैं और सीधा राजा से मिलना है ऐसा करके अंदर जाते हैं और बोले कि महाराज की जय हो। बोले कौन हो भाई तुम? तो बोले साहब मैं वो औरत हूँ जिसने आपने बोला था कि वो अगर मुनि के महाराज के दर्शन करा दो तो। हाँ तो बोलो कहाँ है महाराज? बोले ये रहे महाराज। बोले ये महाराज है? बोले यहाँ है। बोले यहाँ दफा हो जाओ यहाँ से, महाराज के लारें टपक रही है, क्योंकि महाराज अब मिराज के नशे में है कि नहीं है। महाराज अब वो महाराज रहे ही नहीं जिनके पास में तप था, क्योंकि महाराज का सारा तप तो मिराज ने ले लिया, महाराज बिना तप के हो गए। और उन महाराज को लेके आई तो महाराज राजा ने बोला कि ऐसे महाराज के दर्शन नहीं करने थे, हमें उन महाराज के दर्शन करने थे जिनके अंदर क्या था, तेज था, तप था। ये बिना तप के महाराज है, समझ गए बात को। तो कहने का बेसिक मतलब है कि आपके अंदर जो तप है, ये जो तेजस है, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज, और ये तो है ना जितने भी नशे हैं ये बहुत खराब है, ये इतना तेज आदमी का तेज खत्म कर सकते हैं। तो मिराज, और जबकि लोग कहते हैं इसको लेने के बाद तो हम चार्ज होते हैं, आई डोंट नो वो कैसे चार्ज होते होंगे, है कि नहीं। वो जो चार्ज होते हैं वो भी फ्यूज होते रहते होंगे, है ना। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि नशा बहुत गड़बड़ चीज होती है, और ये इसके पास में ऐसा तेज है, लाइसोसोम के पास में वो महाराज वाला तेज है। और ये क्या करता है, इस राइबोसोम पे अपना जो एंजाइम है वो छिड़कता है और राइबोसोम खत्म हो जाता है। तो सेल के अंदर अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसको श्राप लग जाएगा, वो भस्म हो जाएगा, ये तय बात है। अब ऐसा लाइसोसोम के पास था तो सब उससे डरते हैं, सारे काम करते हैं, कोई बोलता नहीं है। पर ये थक गए एक बार, तो सभी ने एक बार क्या किया, इकट्ठे हुए और एक मीटिंग रखी। बोले यार इस लाइसोसोम का कुछ करो। तो बोले हम सारे ही हड़ताल करते हैं, देखते हैं किस किस को मारेगा। तो एक दिन सभी इकट्ठा हुए और बोले इंकलाब जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा करके इन्होंने आंदोलन किया बहुत जबरदस्त, और लाइसोसोम आया। बोले भाई तुम? बोले हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसने बोला माइटोकॉन्ड्रिया, बोले हम भी नहीं करेंगे। बोले तुम भी नहीं करेंगे। सभी ने मना कर दिया और इसको घेर लिया। अब इसके पास में कोई चारा नहीं, सब मना कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, अपना एंजाइम निकाला और पूरी सेल पे ही छिड़क दिया और सेल पूरी खत्म हो गई। तब से इसका नाम पड़ गया सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सेल में कैसा बैग पाया जाता है जो पूरी सेल को किल कर सकता है और सेल को भस्म कर देता है। तो हमारी बॉडी में, मेरी बॉडी में जितनी भी सेल है, उस सेल के सभी सेल ऑर्गेनल हर सेकंड काम करते हैं।
अगर किसी भी समय मेरी बॉडी के सेल ऑर्गेनल ने काम करना बंद कर दिया, मान लो, उस दिन इस सेल ऑर्गेनल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनल पाया जाता है जो सेल को खत्म कर देता है, क्योंकि डेड सेल का मेरी बॉडी में कोई स्थान नहीं है। जो काम करेगा वो जिएगा, जो काम नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा। ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी में। तो मेरी बॉडी में बिना काम की कोई भी सेल नहीं होती है। हर सेल क्या करती है? कुछ ना कुछ काम करती है और उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है। तो यहां पे हमने लाइसोसोम को बोला सुसाइडल बैग ऑफ सेल, जो कि बिना काम की सेल को खत्म कर देती है और सेल जो है उसको बॉडी से, मतलब एक फेगोसाइटिक प्रोसेस है हमारी बॉडी में, उसके थ्रू सेल को सर्कुलेशन से या कहीं पे भी हमारी बॉडी में वहां से उसको हटा दिया जाता है। और हमारी बॉडी में हर जो सेल है वो हमारी तरह ही काम करती रहती है पूरे दिन, तभी उसका अस्तित्व है। इस तरीके के डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल होते हैं। न्यूक्लियस को हम लिख चुके हैं, और दूसरे सेल ऑर्गेनल के रूप में लिख दीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। जो बी सेल ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, अगला लिख दीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर लिख दीजिएगा इट इज ए वन ऑफ दी, इट इज ए वन ऑफ दी important cell organel, important cell organel which is, it is one of the important cell organel it is an one of the important cell organel which is responsible for metabolism and which is responsible for metabolism. It is also known as powerhouse of cell. It is also known as powerhouse of cell. It is also known as respiratory organ. It is one of the important cell organel which is responsible for metabolism. It is also known as powerhouse of the cell. सेल का पावर हाउस जो है वो किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और इट इज आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ सेल। हमारी सेल का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तीन काम है, मेटाबॉलिज्म माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, और सेल के सांस के लिए फॉर द ब्रीदिंग, फॉर सर्वाइवल ऑफ सेल, हर सेल को ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ये जो सांस का कार्य किया जाता है रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल जो सेल का है वो भी कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। मैं सेल के पॉइंट ऑफ व्यू में ऑर्गन लिख रहा हूं, है ये ऑर्गेनल खुद है ना, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल एंड मेटाबॉलिज्म। दूसरा लिख दीजिएगा राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में अगला सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम। नेक्स्ट लिख दीजिएगा राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम इज ए, it is a प्रोटीन फैक्ट्री। ये सेल में प्रोटीन फैक्ट्री का कार्य करता है राइबोसोम। राइबोसोम इज ए प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम इज ए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। राइबोसोम सेल की क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। इट इज ए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इन सेल। सेल में प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए इसको जिम्मेदार माना जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन एक बहुत ही बेस्ट, देखो
हम जब सेल को कंप्लीट पढ़ते हैं ना, तो सेल में प्रोटीन की ही उपयोगिता है, कार्बोहाइड्रेट सेल में नहीं बनता है, ध्यान रखना। आप कहोगे सर प्रोटीन ही क्यों बनता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट क्यों नहीं बनता है ना। एक बेसिक कंसेप्ट है कि कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं बनता है, फैट क्यों नहीं बनता है। वैसे हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं बनता है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट, ये जितनी भी चीजें है ना, इनको हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। इनको न्यूट्रिएंट कहते हैं, न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना। तो आप खाना खाते हो तो उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम, प्रोटीन भी खाते हैं, फैट भी खाते हैं। लेकिन जो बॉडी में प्रोटीन जिसकी जरूरत जिसको हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं, ग्लोबुलिन बोलते हैं, वो प्रोटीन की एक फॉर्म है। तो जो भी आप चीज खाओगे वो चीज तो होती है आपकी मतलब कच्चा चीज कहते हैं हम इसको, जो हम बाहर से खाते हैं। हमारी बॉडी कोई, जैसे आपने समोसा खाया तो हमारी ब्लड में समोसे का लेवल थोड़ी होगा, समोसा हमारे खून में नहीं जाता है, तो खून में तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में रहेगा। तो कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, ग्लूकोज। वैसे प्रोटीन अमाइनो एसिड फॉर्म में होते हैं, फैट जो है वो फैटी एसिड फॉर्म में होते हैं, और अमाइनो एसिड जो होते हैं उसमें मेजर प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर है वो सब प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन सब्सटेंस बनते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग बनते हैं। मैक्सिमम प्रोटीन का सिंथेसिस लीवर में होता है, लेकिन प्रोटीन का असली प्रोडक्शन बॉडी की हर सेल में होता है। और प्रोटीन बहुत असेंशियल है अपनी बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए। जैसे मैं लगातार बना रहूं, मेरा अस्तित्व लगातार, कार्बोहाइड्रेट इज प्रोवाइड क्विक एनर्जी एंड इफ आई हैव लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट इज ब्रेक डाउन एंड गिव द एनर्जी। बट मेरी बॉडी लगातार बनी रहे, सालों सालों तक मैं बना रहूं, उसके लिए मुझे प्रोटीन चाहिए होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देता है, लंबा चलता है। जैसे गाड़ी का टायर लगाते हैं ना अपन, टायर, तो गाड़ी का टायर कितना लंबा चलेगा, दैट डिपेंड ऑन कि हाउ मच प्रोटेक्टेड दैट टायर इज, वो कितना प्रोटेक्टेड है। अगर वो लेस प्रोटेक्टेड है तो कम समय में खराब हो जाएगा, अच्छा प्रोटेक्टेड है लंबा चलता है वो। तो कोई कंपनी कहती है कि भाई 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो भी हमारा टायर को कुछ नहीं होगा। कोई टायर होता है वो 5-10 किलोमीटर में पूरा घस जाता है। दैट डिपेंड ऑन कि हाउ मच स्ट्रेंथ द टायर है। वैसे हमारी बॉडी का एक्चुअली में स्ट्रेंथ न्यूट्रिएंट कौन होता है, और वो इसलिए है क्योंकि बॉडी की हर सेल में बनता है और हर सेल को चाहिए होता है। तो हमारी सेल का काम ही यही है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करे, और इसके लिए एक फैक्ट्री उसके अंदर ही लगी हुई है, और इसका नाम क्या है, तो राइबोसोम फॉर्म करता है प्रोटीन को, और इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। ऐसा एग्जाम में कई बार सवाल पूछा है, विच इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, तो वी जस्ट आंसर इट इज राइबोसोम, दैट इज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, तो 3 ऑर्गेनल हमने पढ़ लिया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। तो ये बाकी सेल ऑर्गेनल और बाकी चीज जो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे। इसमें किसी तरीके का डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो और कुछ ज्यादा समझ में आ गए हो, पूछ सकते हैं, एनी डाउट। नो डाउट। अभी आपका जो क्लास है वो लगातार इसी क्लासरूम में रहेगा, तो जो भी बच्चे मतलब तकरीबन ऐसा मान के चलो 1 महीने तक तो यहीं चलेगा आपका क्लास। ठीक है, तो आपको जो भी है मतलब जो भी कोई रूम लेके रहना चाहते हैं कि भाई क्लास अंदर दूर नहीं, वैसे तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा दूर नहीं है, पर रूम आप ले हो तो ज़्यादातर बीच में ही ले लो। तो हो सकता है कि 1 महीने बाद में मान लो क्लास उधर शिफ्ट होता है, कॉम्प्लेक्स में मेन क्लास लगते हैं, अभी वहाँ कोई हॉल नहीं है इसलिए यहाँ लग रहा है। तो अगर उधर शिफ्ट होता है तो आप उधर कोई बीच में रूम ले लो जिनको लेना हो, उस इस लाइन में, मतलब बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड दिस, देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स 4 मिनट का रास्ता है गाड़ी से और 8 मिनट का रास्ता पैदल, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। आप गए नहीं होंगे, पैदल जाओगे तो पता चल जाएगा ऐसा। हाँ, 1 महीने तक तो अभी तक यही रहेगा ना, क्योंकि वहाँ पे 1 महीने तक कोई हॉल खाली नहीं है, वो पैक है पूरा। तो ये इट्स नॉट कन्फर्म है ना, वो मतलब हो सकता है कि लगातार भी रहे, क्योंकि वहाँ पे नया बैच बन जाते हैं कोई, तो क्योंकि नर्सिंग के अलावा भी दूसरे बैचेज चलते हैं ऐसा। टाइमिंग मतलब अभी तो 4 से 8 ही है, मतलब 4 घंटे चल रहा है ना, तो इसको 2 से 6 कर सकते हैं हम, अगर आप सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो, है ना। तो कल का टाइम तो अभी 4 से 8 रखा, या कल से ही कर दें 2 बजे, कल नहीं कर पाएंगे, अगर पॉसिबल होगा तो कल भी कर देंगे, वो आपको उसमें आ जाएगा मैसेज ऐप में, है ना। अभी तो हमने 4 का ही डाला है कल के लिए भी टाइम, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ अभी मैं क्लास के बाद सोचता हूँ तो हो सकता है। वैसे 99% कल तो 4 से ही रखते हैं, और परसों से हम उसको 2 से कर देंगे, मतलब परसों तो पक्का ही कर देंगे,
कल का अगर एडजस्ट हो पाया तो 2 से कर दूंगा मैं, और नहीं तो फिर कल 4 से 8 ही आना है। 99% कल 4 बजे ही आना है, लेकिन फिर भी ऐप पे अपडेट कर देख लेना, उस पर शेड्यूल डाला होता है क्लास का, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि 2 से किया हुआ या 4 से। ठीक है, ओके, थैंक यू।